बट ठीक है। अब देखो, हम लोग कल जहाँ तक पहुंचे थे वो 14th पॉइंट तक बात हुई थी। उस 14 पॉइंट्स के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी पॉइंट्स को कवर किया था। 1 मिनट हम उसको वापस से रिकैप करवा देते हैं ताकि आप लोग को कहीं डाउट ना हो। सो मंथली चार्ट, आईसीआईसीआई बैंक, रीसेट। तो ये 14 पॉइंट्स का कुछ था उसमें, ठीक है, जो आई होप आप लोग सबने सीख लिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बैंक्स होगा तो उसमें हम लोग बैंक्स, देखो क्या लिखा, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट से ही, फंडामेंटल जितना तरीका का उनको देखना है। इस 13-14 पॉइंट्स में से एटलीस्ट 10, 12, 15 सही, 15 में 15, 14, 13 सही होने चाहिए। ठीक है, सो प्रॉफिट शुड इंक्रीज ऑलवेज नियर ईयर टू ईयर बेसिस पर एटलीस्ट बाई 12%। ठीक है, लास्ट ईयर अगर उसने टोटल साल में 50,000 करोड़ कमाया तो इस साल में कम से कम वो 57-58 थाउजेंड करोड़ कमाना चाहिए। ठीक है, द कंपनी शुड बी 16 ईयर्स 8 मंथ ओल्ड कंपनी, मतलब लिस्टिंग जो है उस कंपनी के एटलीस्ट उतने साल पहले होनी चाहिए। ठीक है, देन फिर उसके बाद में आता है कि द मैनेजमेंट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, मैनेजमेंट पे फेथ किया जा सकता है। जैसे अभी एचडीएफसी के मैनेजमेंट में लोग फेथ नहीं कर रहे, तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। जो कंपनी को करना चाहिए उसका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आज से 20 साल बाद तक उसको कोई हाथ ना लगा पाए। द कंपनी शुड बी डेट फ्री, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी अगेंस्ट द कंपनी, इफ नॉट इन फेवर इट शुड नॉट बी अगेंस्ट इट। ठीक है, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, ग्रोथ गाइडेंस जो है वो भी इंक्रीज होते रहना चाहिए कि हाँ कंपनी बता रही है कि मैं इतने परसेंट से ग्रो करूंगी और वो उसको अचीव भी कर रही है, तो ये पॉजिटिव सिंबल है। द कंपनी शुड हैव बिजनेस इन मोर देन 5 कंट्रीज, 5 से ज़्यादा कंट्रीज हो सकती है, 10, 15, 20, 50। सो ये एडेड बेनिफिट्स है कि कंपनी के पास में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी रहेंगे हमेशा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, फिर उसके बाद में द कंपनी शुड हैव गुड एम्प्लॉय बेस। ठीक है, और एम्प्लॉय बेस उसका अच्छा होना चाहिए। तो अब जब हम लोग फिल्टर्स लगाएंगे हाउ टू फाइंड आउट गुड कंपनीज, तो उसमें एम्प्लॉय बेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी का जिसका एम्प्लॉय बेस बड़ा होता है वो कंपनी कभी गिरती नहीं है जल्दी से। क्यों? क्योंकि उसको काम करने के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है जैसे वोडाफोन आइडिया, 12,000 एम्प्लॉय बेस है, इसीलिए वो गिर भी नहीं रहा है, भले ही सब कुछ खराब हो रहा है बट ठीक है। मार्केटिंग ऑफ द कंपनी व्हेन विजिबल मींस ग्रोथ प्रोजेक्शन इज हाई। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो अपना मार्केटिंग, टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, जैसे ड्रीम इलेवन एक टाइम पे हुआ करता था, तो उसका ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत हाई था। अगर उसका कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ होता तो इट वुड हैव मेड इनफ ऑफ मनी फॉर ऑल ऑफ यू। पर ठीक है, नहीं हो पाया। ड्रीम इलेवन जिस तरीके से आईपीएल में प्रमोट होता था, तो वो तो कोई बात ही नहीं कि सबसे बड़ी कंपनी बन सकता था। द पी रेशियो ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20 व्हेन इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो वो अगर 20 से ज़्यादा बढ़ के चला जाएगा, पी 12 से ज़्यादा बढ़ के चला जाएगा तो हमें इश्यू होने लगेगा। 20 से ज़्यादा में दिमाग नहीं लगाना है, और 12 से ऊपर में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 12 का पी होना चाहिए। पी हम लोग कैसे जांचते हैं? यहाँ जाते हैं, सपोज करो कोई भी स्टॉक जिसका पी आपको जानना है, टाइप एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, पी तो आपको यहाँ पे screener.com की वेब डॉट इन की वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें जाएंगे तो आपको ये इजीली स्टॉक का पी दिखा देगा विच इज 16.2। सो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मे बी ठीक हो सकता है। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि ना, मेरे को ये बताना नहीं है कि आप ये बाई करो या सेल करो, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई दिमाग लगा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये 12 के नीचे और मिलता तो इट वुड हैव बीन अ गुड बेट। मैं इसको हटा भी दूंगा ये हमारे वीडियो से, तो जो लोग आए हैं, आप देखो जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, इसका पी 7.40 का है, सो इट इज़ अ गुड बाई। एचडीएफसी बैंक से अच्छा भाई पंजाब नेशनल बैंक है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग देखें तो पी उसका कम है पंजाब नेशनल बैंक का, सो इट इज़ अ गुड बाई। रादर देन बाइंग एचडीएफसी यू कैन बाय पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन कब बाई करना है वो बाद में, ऐसा नहीं कि अभी जाके खरीद लो। फिर उसके बाद में देखिए कमोडिटी प्राइस एंड रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, थोड़ा उसका जो है वो ठीक होता रहना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर इंटरेस्ट रेट बैंक के केस में गिर गया तो उसका कमोडिटी का प्राइस ही गिर जाएगा, सो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं ले पाएगी, राइट।
तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले पाएगी तो इनकम ज़्यादा नहीं होगी। सो इसकी वजह से उसको लॉस होगा। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और मैंने सोचा था, लेकिन मैं वो एक पॉइंट और ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप, तो इसको बिजनेस पार्टनरशिप ऐड कर लो। ठीक है, जैसे रिलायंस जियो एसबीआई के साथ में कभी टाई अप करता है, एसबीआई कभी एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप करता है, एसबीआई कभी बजाज फाइनेंस के साथ टाई कर लेता है, बजाज फाइनेंस कभी एसबीआई कार्ड के साथ टाई अप कर लेता है, या फिर एचडीएफसी बैंक कभी बजाज फाइनेंस के साथ टाई अप कर लेता है। सो ये सारा जो टाई अप होके कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन का काम करता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? नेक्स्ट कहानी अब हम लोग चलते हैं। ये 15 पॉइंट तो हम लोग एकदम फटाफट कवर कर लिए, फिर से रिकैप्चर। नाउ अब इस 15 पॉइंट को क्या करना है, अपने दिमाग में लग रखे रहना है, और हमेशा याद रखना है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ हमको करना नहीं है। किससे बोला? 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा काम पड़े तो 13 नंबर को भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, तो जिंदगी भर सुकून में जियोगे। 13 नंबर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो 13 नंबर इज ऑल्सो 4 पॉइंट बोल दिया। इस 15 में से आप खुद निकाल लेना, उंगली पे गिन लेना कि इस स्टॉक का क्या है। कहानी पढ़ोगे, उसका न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 15 में से एटलीस्ट 12 सही होना चाहिए, 12 सही होना चाहिए, 12 से 13 पॉइंट उसको इस 15 में से मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मिलता है वेरी गुड बाय। ठीक है, मैं ऐसे फॉर्मली तो नहीं बोलूँगा, इंस्टाग्राम में पूछोगे तो ऐसे में हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें। ठीक है, कैसे ट्रेन करें? सबसे पहले इस सेक्शन को मैं हटा दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो इस ये सेक्शन अपलोड नहीं होगा। क्या है, देखो, मैं आपको एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगा के समझ लो कि जब भी 15 से ऊपर का, 12 से ऊपर का पीई का सामान आप खरीदोगे, तो सपोज 800 900 के भाव में आपने लिया कोई स्टॉक। ठीक है, और वो अगर चला गया ना 700, तो जो 100 रुपया 200 रुपया आपको नुकसान हो रहा होगा, वो आपको सुने नहीं देगा। और अगर क्योंकि आप लोगे तो आप बड़ा क्वांटिटी, ऑब्वियस सा बात है, लोगे और सारा पैसा एक बार में डाल दोगे तो वो नुकसान कर देगा। सो अभी 1 साल थोड़ा सा शांत रहना, 6 महीना तो पहले शांत रहना, सीख जाओ, उसके बाद में पैसा डालने का सोचना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ये सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, तो आज जब हम लोग सीखने वाले हैं तो हम लोग इस टाइम फ्रेम के पूरे सेक्शंस को हटा दो। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये टाइम फ्रेम्स को अभी करंटली यूज़ करो। ठीक है, तो हम लोग 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ये सारा टाइम फ्रेम्स अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो कृपया करके आप लोग अपने उसमें सेक्शन में से खुद भी अपने दिमाग से हटा दो कि हम लोग ये सारा टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा, कभी ज़िंदगी में 1 मिनट अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे स्टार्टिंग के सेक्शन में। हम लोग स्टार्टिंग के सेक्शन में यूज़ करने वाले हैं डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथ और 12 मंथ, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वो इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा। ये हम लोग अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना स्ट्रेट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्या आप ये देखना चाहोगे? देखो, ये दिख रहा है, ये मंथली चार्ट लगाया हूँ। आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है कैसे जा रहा है, एकदम टिक 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 टिक, धीरे 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 ऊपर साइड जा रहा है। मतलब इसका जो जर्नी है वो जर्नी कुछ इस तरीके से होते हुए कि ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, मतलब एक लेवल से होते हुए दूसरे लेवल तक, इस तरीके से वो जा रहा है। लिखने में बता दूंगा, आप सिर्फ ये दो ठो ड्राइंग बना के रखना जो मैं बताऊंगा वो। तो ये ऐसे इस तरीके से ऊपर मार्केट चलता है। ठीक है, इसको हेल्दी अपस्विंग्स बोलते हैं। ठीक है, हेल्दी अपस्विंग्स बोलते हैं। और ये हर स्टॉक, अब इसको जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखो, सपोज 12 मंथ में देखो, तो इसका पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो गया। ये एकदम स्ट्रेट ऊपर गया, दिख रहा है, स्ट्रेट ऊपर गया, गिर गया, फिर से स्ट्रेट, ऐसे एकदम स्ट्रेट ऊपर गया।
राइट और रॉन्ग समझ पा रहे हो? कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उतना स्ट्रेट मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक, इसको लिख लो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रेट मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउनसाइड। नाउ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अश्योरेंस टुवर्ड्स मार्केट डायरेक्शन। जैसे अगर बड़े टाइम फ्रेम 12 महीने के ग्राफ में आईसीसी हमेशा ऊपर जा रहा है, हर साल, मतलब हर 12 महीने ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए उसका चार्ट ऊपर साइड का बना हुआ है, मतलब ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके बाई करूंगा, बस मुझे ये दिखा रहा है कि ये अब ट्रेंड का स्टॉक है। वो अब ट्रेंड क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग समझेंगे। बस स्ट्रेट अप गया है मतलब चार्ट में स्ट्रेंथ है, किसी तरीके का स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रेट जाता है वो, जितना स्ट्रेट ऊपर या नीचे जाता है उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताता है। ठीक। नाउ, अब मार्केट का जो नॉर्मल स्विंग होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ये लिखो, मार्केट के शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड होगा वो हमेशा जिग जैग होगा। जिग जैग इस तरीके का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। लेकिन मेजर टाइम फ्रेम में इधर इट विल मूव अप और इधर इट विल गो डाउन। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक का ट्रेंड होता है तो वो तीन तरीके का होता है। और ट्रेंड क्या होता है? हमेशा सोने का भाव ऊपर जा रहा है तो उसका ट्रेंड अप है। ठीक है, क्या समझ में आया? हमेशा सोने का ऊपर भाव जा रहा है, भाव जो है वो ऊपर जा रहा है सोने का, तो उसका ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। वो हमेशा महंगा होता रहेगा जीवन भर। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है। ठीक है, जिस चीज का सप्लाई लिमिटेड है उसका भाव ऊपर जाता रहेगा। ओके, समझ में आया? क्या बोला? जिसका सप्लाई लिमिटेड है उसका भाव ऊपर जाता रहेगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर सोने का भाव ऊपर जा रहा है तो डायमंड का भाव पिछले 5 साल में क्रैश क्यों हुआ है? उसके पीछे का रीजन ये है कि डायमंड क्योंकि जो है, समीक्षा। क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है कर सकते जल्दी से। एक आम इंसान जौहरी भी नहीं कर पाता है जल्दी से। उसके कट, उसकी ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ मैटर करता है। नहीं नहीं, और लैब ये, ग्रोन भी आ गया। हाँ, ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है, लैब ग्रोन इज जी, दैट। उसकी उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, हाँ फ्यूचर में नहीं, उसका वैल्यू उतना नहीं। मैं बताता हूँ, देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, जो डायमंड है वो डायमंड पहले ठीक ठाक वैल्यू रखता था, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको यूज करते थे ना, तो धीरे धीरे उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता था, क्योंकि उसमें दाग लगता है, सब कुछ होता है। मैंने 10,000 रुपये का डायमंड खरीदा है तो आज से 10 साल बाद में उसका वैल्यू शायद 10,000 ही रहे या 12,000 ही ले, लेकिन डिक्रीज तो हुआ ना वैल्यू वाइज, थोड़ा सा अप्रिसिएशन हुआ। 10,000 में खरीदा था, 12,000 में अभी बिक रहा है, बट करेंसी वाइज उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। लेकिन गोल्ड विल ऑलवेज गो अप। ठीक है, गोल्ड विल ऑलवेज गो अप एक ही सीक्वेंस में। तो डायमंड का भाव धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, एज कंपेयर टू करेंसी अप्रिसिएशन डायमंड का भाव उतने अच्छे से नहीं बढ़ता है। भले ही मैं आज लूँ 10,000 का, आज से 15-20 साल बाद में उसका वैल्यू 12,000 ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अप्रिसिएट तो हुआ, बट करेंसी के टर्म्स में अप्रिशिएट नहीं हुआ। लेकिन हमेशा गोल्ड उसका स्केर्सिटी बना रहता है। स्केर्सिटी क्यों बना रहता है? क्योंकि पहला बात तो वो जमीन से निकलता है, माइंस लिमिटेड है। लेकिन डायमंड का माइंस भी तो लिमिटेड है, आप ये बोलोगे। डायमंड का माइंस लिमिटेड होने के बाद में क्या होता है, वो बहुत तो पहले 3,000 4,000 साल तक तब के बनता है, कोयले की माइंस से निकलता है। और क्या हुआ, 2021-22 में जो लैब ग्रोन डायमंड है वो इतने ज्यादा मार्केट में आ गए कि उन लोग दोनों के बीच में, जो ओरिजिनल डायमंड है लैब ग्रोन डायमंड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से एक कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं राजेश एक्सपोर्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट का कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स। इसके स्टॉक का प्राइस जरा आप देखिए कि इसके स्टॉक में क्या शार्प फॉल आया है। वो 800 रुपए का स्टॉक 200 रुपये भी नहीं रहा, 170 पे आ गया जनवरी 2025 में। ठीक है,
मतलब 2025 के साल का ये इसका लोएस्ट भाव ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये इतना नीचे आ गया, क्यों आया? क्योंकि डायमंड की वैल्यू ही गिर गई। ये डायमंड एक्सपोर्ट करता था, सोना इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ये एक्सपोर्ट करता था। डायमंड का वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड मार्केट में गिर गया, 70% क्रैश हो गया। जो एक्चुअल डायमंड का वैल्यू है, लैब ग्रोन डायमंड आने की वजह से 70% क्रैश हो गया। तो ये जो कोई भी स्टॉक है जो वो ऊपर जाएगा, सो वो ऐसे अप स्विंग डाउन स्विंग अप स्विंग डाउन स्विंग इस तरीके से बना के जाएगा। ठीक है। जिसको हम लोग हमारे भाषा में कहते क्या है? स्विंग्स। ये क्या है? स्विंग। कौन सा स्विंग? झूला झूलना, झूला झूलना। ठीक है। तो ये झूला झूल रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से झूला झूल रहा है। ठीक है। कभी कभी ये झूला ऐसे भी झूलता है। ठीक है। तो जो ये वाला कर्व है, ये जो कर्व्स है, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग्स। ठीक है। ये डाउन स्विंग, ये अप स्विंग। ठीक है। ये डाउन स्विंग, ये अप स्विंग, ये डाउन स्विंग, ये अप स्विंग, ये अप स्विंग। समझ में आया क्या स्विंग किसको बोलते हैं? पहला टॉपिक बता दिया था, एकदम स्ट्रेट ऊपर जाता है बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में। सो मान लो 12 मंथ की जगह मैं मंथली टाइम फ्रेम जब देखूंगा तो स्टॉक का ग्राफ हमेशा ऐसे अप स्विंग डाउन स्विंग्स में ही ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जब वो अप ट्रेंड में है तो। अप ट्रेंड समझ गए? कुछ डाउट है इधर? जब ये अप स्विंग्स लग रहा होता है, ठीक है, अप स्विंग्स लग रहा होता है, तो इस केस में ये जो टॉप साइड वाला प्राइस है, ठीक है, जब एक पॉइंट तक गया और फिर यहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मैं इसको नहीं खरीद सकता, ये औकात से बाहर ऊपर चला गया है। ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे लोग बाई नहीं करते, वो लोग सेल करते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है। फिर जब लोगों को वापस लगता है कि हाँ अब ये थोड़ा मोड़ा फेयर वैल्यू पे आ गया, तो लोग इसको वापस बाई करते हैं और फिर ऊपर चला जाता है। फिर जब यहाँ जाके लगता है औकात से ज़्यादा ऊपर चला गया, वापस नीचे। सो हर स्टॉक का, इस दुनिया के हर किसी इंसान का टाइम भी इसी तरीके से चलता है। एक तो आपका दौर आया, फिर थोड़ा सा दौर कम हो गया, फिर वापस आपका दौर आया, फिर आपका दौर कम हो गया, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब आप एकदम टॉप पे पहुंच ही गए, उसके बाद में धीरे धीरे ये डिक्लाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कि जब भी ये ऊपर नीचे ऐसे जाता है, ठीक है, सो इसका जो रिवर्सल्स होता है, रिवर्सल्स मतलब पहले तो ऊपर जाना, इसको एक मेहनत किया, कोई बहुत लोगों ने बाई किया होगा तभी प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, ये आलू है, आलू का भाव 10 रुपया है, 10 रुपये से उसके भाव को 40 रुपये होने में बहुत समय लगा। फिर 40 रुपये जब हो गया तो क्या हुआ? 40 रुपये होने के टाइम तक क्या हुआ, 40 रुपये होने के बाद क्या हुआ, इसको जरा समझो। क्योंकि बाजार में आलू का डिमांड बहुत ज़्यादा था और उसका सप्लाई कम था, बोल के उसका दाम 10 रुपये से 40 रुपये गया है। पहला रीज़न तो ये है। ठीक है। पहला रीज़न ये है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही होगी तो सब कोई उसके स्टॉक को खरीदने का सोचेंगे। तो खरीदने का जब सोचेंगे तो उसमें डिमांड आएगा। एंड सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है उसका दाम भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया कि 10 से 40 पहले तो क्यों गया। फिर जब वो 40 रुपये हो गया तो अब कंपिटिटिव मार्केट को समझो। दुनिया में हर मार्केट कंपिटिटिव है, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स। कुछ कुछ मोनोपोली है, लेकिन ऑलमोस्ट जब भी बहुत ज़्यादा प्राइस में कोई सामान बिकेगा, जो पहले 10 रुपये में बिक रहा था अभी 40 में बिक रहा है, जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा तो दूसरे लोग दूसरे दूसरे स्टेट से खरीद के आएंगे, वेस्ट बंगाल में या इंडिया के किसी और सिटी में से वो लोग आलू खरीद के लाएंगे और उस सिटी में बेचेंगे जहाँ जहाँ पे दाम 40 रुपये हो गया। क्या ये समझ में आया क्या बोला? तो जब ये 10 से 40 हो जाएगा तो बहुत लोग अपना सामान लेके आएंगे, बोलेंगे मेरे को 40 में बेचना है। ठीक है। वो लोग बेच देंगे, बहुत सारा सप्लाई आएगा मार्केट में, तो जब सप्लाई आएगा तो मार्केट में प्राइस गिरेगा। कोई 40 में बेचने रेडी हो जाएगा, कोई 38 में, कोई 35 में, कोई 33 में, कोई 32 में, कोई 30 में, कोई 28 में, कोई 29 में, कोई 25 तक या 20 रुपीज तक वापस दाम गिरा देगा। तो 10 से 40 हुआ, वापस 20 हो गया। सो ये पूरा चीज होने में ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल 2 साल लग चुका होगा। ठीक है।
ऐसा हो सकता है, या 1 1.5 महीना 2 महीना लग चुका होगा। तो क्या होगा, वापस से जब देखेंगे कि अरे यार उतना मार्जिन नहीं मिल रहा, तो जो लोग यहाँ लाके बेच रहे थे कलकत्ता में 40 रुपए के भाव में, वो लोग आना कम कर देंगे। और फिर सडनली वापस सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आलू की दाम में वापस बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला? अब इसी चीज को स्टॉक के हिसाब से समझो, कि आपको अगर गवर्नमेंट बोल दे, सपोज करो इंडिया की गवर्नमेंट बोल दे कि कल से सारा बैंक बंद हो जाएगा, जितना भी प्राइवेट बैंक है वो लोग रहेंगे अपने अलग अलग, और पीएसयू के जितने बैंक है वो लोग सबको मैं मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दूंगा। कल अगर गवर्नमेंट बोल देगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर क्या होगा, बहुत तेज भागेगा। दूसरी कंपनीज का शेयर भी बहुत ज्यादा भागेगा, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगा। क्या समझे? क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं 10 ठो एसबीआई खरीदूं, इससे अच्छा मैं 50 ठो पीएनबी खरीद लूं। ये भी लोगों को लग सकता है, तो उन लोग पीएनबी भी खरीद लेंगे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी सबको जब मैं मर्ज करके एक बना रहा हूँ, तो किसी ने पीएनबी खरीदा होगा, किसी ने इंडियन ओवरसीज बैंक खरीदा होगा, किसी के पास कैनरा बैंक होगा, किसी के पास फेडरल बैंक होगा। तो सबका एक सर्टेन रेशियो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और बोलेगी कि ठीक है आपके पास फेडरल बैंक 10 है, तो उसके बदले में 5 शेयर एसबीआई का देता हूँ। इस तरीके से तो पूरे ही सेक्टर का डिमांड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि अब सब बैंक मर्ज होके एसबीआई ही बन जाएंगे, तो एसबीआई बहुत ज़्यादा तेज परफॉर्म करेगा। क्यों एसबीआई ज़्यादा तेज परफॉर्म करेगा? इसके पीछे भी एक कारण है। कल स्टार्टिंग की क्लास में मैंने दिखाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है 2025 के एंड तक, और एसबीआई ने कितना रिटर्न दिया है 2025 के ही एंड, मतलब ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर मंथ तक। आपको पता चलेगा आईसीआईसीआई बैंक ने 22,000% रिटर्न दिया था 2025 के सितंबर तक, और एसबीआई ने सिर्फ 6,000% रिटर्न दिया है। तो इट मीन्स एसबीआई स्टिल हैज पोटेंशियल। ठीक है, टिल द डेटा ऑफ सितंबर 2025। ठीक है, सो लोगों को ये बात पता है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझिए, कि कल मुकेश अंबानी अगर आके बोल दे कि मैं ना कोई कोई बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ, रिलायंस को 6G का वो मिलने वाला है, लाइसेंस मिलने वाला है गवर्नमेंट से, तो रिलायंस के शेयर में डिमांड क्रिएट होगा ना, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा अभी तो 5G में रिलायंस आके फोड़ दिया, सबको फ्री में उसने डेटा बांटा है 30 GB पर डे। कुछ महीने बाद में जब उसको 6G का लाइसेंस मिल जाएगा, तो वो 4G बंद कर देगा, 5G का प्लान चालू कर देगा। जब ये डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो क्या एक्चुअल लेवल पे रिलायंस यहाँ तक पहुंच चुका होगा, या क्या सिर्फ मर्जर का न्यूज़ सुन के एसबीआई का शेयर यहाँ जाके सस्टेन कर पाएगा? डिमांड तो चलो मैंने क्रिएट कर दी गवर्नमेंट के बोलने की वजह से, लेकिन क्या उसको फाइनेंशियल्स का बैकिंग है? क्या एसबीआई का नहीं। शेयर या रिलायंस का शेयर यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो उसको फाइनेंशियल्स का बैकिंग है? सिर्फ नहीं। न्यूज़ बेस्ड बाइंग हुआ है ना उसमें। तो हर स्टॉक के प्राइस में हर तरीके का न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है। तो डिस्काउंटेड होता है मतलब जो न्यूज़ आपको आज मिल रहा है वो ऑलरेडी बहुत से बड़े लोगों को पहले ही मिल चुका है, तभी वो लोग उस स्टॉक की प्राइस को ऊपर ले जा चुके हैं। ठीक है, और जितना भी न्यूज़ चैनल है वो लोग सारे के सारे आपको ये बोलेंगे कि अरे रिलायंस लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, बाई कर लो। लेकिन आपको बेवकूफ़ के जैसे बाई नहीं करना है। पहले अपना दिमाग लगाना है कि क्या रिलायंस नीचे से ऊपर भागते भागते सीधा सीधा आया है कि नहीं। अगर वो सीधा सीधा ऊपर गया है, तो वो सीधा सीधा नीचे भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन जब वो सीधा सीधा नीचे जाएगा ना, तो आप बहुत पछताओगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ डायरेक्ट यहाँ जाके बाई करोगे, तो आपके पास में चार चीज हैम्पर होगा। ठीक है, चार चीज हैम्पर होगा। पहला, आपने यहाँ पैसा लगा दिया, तो आपका प्राइस यहाँ पे बाई होने की वजह से अगर 1382 में बाई हुआ है, और प्राइस अगर नीचे आ गया 1200, तो आपको सबसे पहला लॉस क्या हुआ? कैपिटल का लॉस हुआ। हम्म, समझ रहे हो? हम्म। जी।
सबसे पहले कैपिटल का लॉस हुआ। सेकेंड लॉस किस चीज का हुआ? कि जो आप प्रॉफिट सोच रहे थे, प्रॉफिट, कि मैं रिलायंस में इस भाव में पैसा डालूंगा और मैं प्रॉफिट बना लूंगा, वो प्रॉफिट आपका गया। हम्म। टाइम भी है। समझ में आया? तीसरा क्या चीज हाँ। का नुकसान होगा? तीसरा आपका टाइम खोटी होगा। टाइम खोटी मतलब आपने मान लो जनवरी के महीने में यहाँ पे बाई किया और मार्च के महीने तक यहाँ आ गया। सो आपने जनवरी से लेके मार्च अप्रैल मई जून तक कोई पैसा नहीं कमाया, तो आपका क्या गया? टाइम का लॉस हो गया। क्या समझे? हम्म। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या जाएगा पता है? आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा। किसके ऊपर से? खुद के ऊपर से, अपने स्टडीज के ऊपर से, और स्टॉक मार्केट के ऊपर से। इन सब के ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। समझ में आया? फिर जब ये प्राइस ऐसे नीचे ऊपर गया नीचे आया, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, 40 रुपए का आलू 20 हो गया, लोग आना बंद कर दिए सप्लाई लेके, डिमांड वापस आई, प्राइस 40 रुपए हो गया। तो ये 40 से वापस 40 आने में 4-5 महीने लगेंगे, 2-3 महीने लगेंगे, या 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। तो आपने तो उस टाइम कुछ नहीं कमाया, राइट? सो वैसे ही रिलायंस क्योंकि एक शेयर है, तो उसका प्राइस अगर किसी ऊपर भाव से नीचे गिरता है, तो उसको वापस जाने में 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाएगा। ठीक है? तो 2 साल तक आपने अगर इस गलत भाव पे एंट्री ले लिया ऊपर के लेवल पे, तो वापस जब 2 साल बाद प्राइस घूम के यहीं ऊपर साइड में आएगा ना, तो आप सोचोगे यार मुझे 5% फायदा हो रहा है 2 साल में, मैं निकाल देता हूँ, 10% फायदा हो रहा है मैं निकाल देता हूँ। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप कभी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री नहीं कर पाओगे इस लेवल पे। जबकि भाव नीचे आया हुआ था ना जिस समय, उस टाइम पे आप एंट्री भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो आप यहाँ पे डाल चुके। यहाँ पे आपके पास अब पैसा ही नहीं है यहाँ पैसा डालने के लिए। समझ में आया? तो ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है? तो ये चौथे का सब पार्ट समझ में आया? कॉन्फिडेंस भी जाएगा और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिक्स हो जाएगा। क्या समझे? समझ में आया क्या बोला? हम्म। यस। एवरीबडी क्लियर? ठीक। तो मैंने ये सिर्फ एक स्विंग को दिखाया है आपको। सिर्फ ये एक स्विंग में कितना डेप्थ है, आपको सिर्फ वो समझाया है। अब मैं ये स्विंग्स समझाऊंगा। ये 4 पॉइंट याद रखना। आपको पैसा ऐसे भागते हुए शेयर में नहीं लगाना है। जब वो आराम कर रहा हो हम लोगों को पैसा तब लगाना है। अब वो आराम कब कर रहा होगा, कहाँ कर रहा होगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे, इसी क्लास में आज ही समझेंगे। ठीक है? तो इसको हटा देते हैं। चलिए, अब देखो, इधर तक पॉइंट्स लिख लियो, सारा पॉइंट्स लिख लियो या मैं वापस दिखाऊं? लिख लियो। कैपिटल लॉस, प्रॉफिट का लॉस, टाइम का लॉस, कॉन्फिडेंस एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसका लॉस। इसको भी हम लोग आलू प्याज के भाव से ही समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें स्टॉक्स डालेंगे। तो देखिए, मार्केट जो है वो अपसाइड स्विंग्स में चलता है और वो डाउन साइड स्विंग्स में चलता है। कभी कभी वो साइडवेज होता है। सो मार्केट का 3 ट्रेंड होता है, हर एक स्टॉक का, मार्केट का, वॉट एवर द वर्ल्ड में कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी ऑप्शंस, सबका ऐसा ही ग्राफ आपको देखने मिलेगा लाइन चार्ट में। कैसा? कि प्राइस जो है वो एक लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट होगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, कूल ऑफ होगी। ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड, वोलाटाइल। ठीक है? ये हो गया ट्रेंड। फिर ये वोलाटाइल, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब शार्प रिवर्सल टुवर्ड्स डाउन साइड, उसी को कहते हैं वोलाटाइल। ठीक है? फिर उसके बाद में अप साइड, फिर डाउन साइड, ये शार्प रिवर्सल जैसा देते देते मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है? तो जब ये लोवेस्ट लेवल से चालू किया, तो हम लोग इसको कहते हैं लो। क्या कहते हैं? लो। ठीक है?
फिर ये जब इस लो से यहाँ तक पहुंच गया, प्राइस 10 रुपए से 40 रुपए तक पहुंच गया प्याज का, तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा जब करेक्शन आया, तो जब ये करेक्शन आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि इस लो के एवज में, मतलब इस लो के बाद में मार्केट ने एक हाई भी लगाया। समझ में आया? कि इस लो के एवज के बाद में मार्केट ने एक हाई भी लगाया। कहाँ लगाया वो हाई? यहाँ लगाया, तो इसको कहते हैं हाई। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाई। ठीक है, मार्केट ने ये हाई लगाया। ये मुझे हाई कब पता चलेगा? पहली बात, कब पता चलेगा कि मार्केट ने हाईएस्ट प्राइस ये लगा दिया? जब वो करेक्ट हो चुका होगा थोड़ा, तब पता चलेगा। यहाँ पे ही हाई लगा चुका है, कभी नहीं पता चलेगा। क्लियर है? हम्म। Yes. जब वो करेक्ट हो चुका होगा तो पता चलेगा कि ये हाई था। फिर उसके बाद जब ये नीचे आ चुका होगा हल्का सा, तो ये वाला जो प्राइस है, ये सबसे लोएस्ट प्राइस से तो थोड़ा सा ऊपर ही है ना, राइट? अगर ये लोएस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो ये भाव सपोज करो 22 रुपया 25 रुपये है। हम्म। तो इसको हम लोग फिर कहते हैं हायर लो, टेक्निकल भाषा में हायर लो। हायर लो मतलब पिछले वाले लो से ये वाला लो हाई है। ठीक है, और वर्ड के आगे लिखते हैं, वर्ड जो है, पिछला वाला जो वर्ड है लो के आगे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख के बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है हायर लो। ओके, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया हायर लो। फिर अगेन यहां से वापस ये ऊपर गया। अब ये वाला जो प्राइस है, सपोज 70 रुपये 80 रुपये हो गया, तो ये तो 40 था, ये 80 हो गया। तो ये वाला हाई जो है, इस पिछले वाले 40 रुपए के हाई से ऊपर है ना? सो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाइयर हाई। क्या कहते हैं? हाइयर हाई। समझ में? कैसे बताया? टेक्निकल भाषा में जो पिछला वाला पॉइंट है उसको वैसे का वैसे ही रखा, और फर्स्ट वाली लाइन को चेंज करके बताया कि ये हाइयर हाई है। ठीक है, जस्ट लाइक लो के केस में जो किया है। क्लियर एवरीबडी? हम्म। Yes. Yeah. और ये वाला लो जो बना, वापस से प्राइस 70 रुपए से गिर के 40 रुपए अगर आ गया, तो ये क्या बना? सेम चीज, इस वाले हायर लो से हायर लो। ठीक है, और ये वाला हाई क्या बना? सेम चीज, हायर हाई। ये वाला हाई क्या बना? सेम चीज, हायर हाई। समझ में आ रहा है? ये वाला लो क्या बना? सेम चीज, हायर लो। ओके, फिर ये वाला लो क्या बना? चलो अब बताओ, ये क्या बनेगा? Higher low. हम्म। हायर लो। किससे कम बैक नहीं हो रहा भाई? मोटोरोला मोटो G64 5G, किससे कम बैक नहीं हो रहा? इस शेयर से। ओह, इसका नाम क्या रख दे? बादशाह रख दे? क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, ये हाई है लो है। फिर मार्केट ने क्या किया? ये हो गया अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट क्या बनाता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड का स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हायर हाई हायर लो लग रहा है। ठीक, फिर मार्केट का ये एक ट्रेंड है, ये एक एक ट्रेंड है ऊपर जाने वाला। फिर मार्केट स्टैग्नेंट हो जाता है,
ठीक। तो ये जो पोर्शन हुआ यहाँ पे मार्केट स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं, अब इसमें वो कुछ भी कर सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये इसको इंटैक्ट रखता हूँ मैं, एक और ड्राइंग का एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसे हायर हाई हायर लो बनाया, ठीक है, और फिर इतना बड़ा हाई लगा के फिर ये ऐसे साइडवेज भी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पूरा एकदम रेक्टेंगल के अंदर में ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद में धीरे से ऐसे जाके ब्रेक करे, रिटर्न आए, फिर नीचे चला जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसने अपने प्रीवियस वाले हायर लो को ब्रेक कर कुरा के बहुत बार नीचे जाने का कोशिश किया। ठीक है, समझ में। लेकिन ये कहाँ फंसा रहा, इस प्रीवियस वाले हाइयर लो के साथ फंसा रहा। क्या समझे, प्रीवियस वाले हायर लो के अंदर ही फंसा रहा। ठीक है, लास्ट हायर लो किधर है, इधर है। इससे प्रीवियस हायर लो किधर है, इधर है। ठीक है, सो हमेशा स्टॉक मार्केट में लेफ्ट साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट साइड। लेफ्ट साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट साइड। लेफ्ट में क्या हुआ, वो हमको हेल्प करेगा राइट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट इसमें लिख लो। पर राइट तो कभी होगा भी नहीं ना। हाँ, राइट तो फ्यूचर में होगा ना। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे लेफ्ट यूज करना पड़ेगा। राइट, ये तो फ्यूचर में बनेगा। दिस इज फ्यूचर। आपने तो सपोज ये देखा ही नहीं कभी, हो सकता है ना। लेकिन मैं अपने आप को रेफरेंस कैसे लूंगा, मैं अपने आई को ट्रेन कैसे करूंगा, वो मैं सिखा रहा हूँ। आप समझ पाओगे, अभी 1 मिनट बस दो मेरे को। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो 10 से 40, 40 से 80, 80 से वापस ऊपर 100, 100 से 150। ठीक है, 150 होने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इससे पहले, 150 के पहले यहाँ पे क्या भाव था। तो लेट अस सपोज ये 80, ये 100। ठीक है, ये था सपोज 70। ठीक है, ये था सपोज 50, ये था 40, ये था 30, और ये था 10। ओके, समझ रहे। तो ये जो 80 रुपीज है, ठीक है, जहां से इसने स्टार्ट किया था, 80 से स्टार्ट होके जब ये 150 रुपये, 130 रुपये का भाव हुआ, उसके बाद जब ये गिरेगा, सो ये कहाँ आ जाएगा, लेट अस सपोज वापिस 110 आ जाएगा, या 100 आ जाएगा, कोई भी भाव आ जाएगा। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब 100 नहीं है, 100 तो आ चुका। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 80 टूटा क्या। समझ में आया क्या बोला। हम्म, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऊपर तो चला जाए और 130 वापिस हो जाए। उसके बाद जब ये 80 से नीचे आने लगेगा तो क्या पता आलू का भाव वापिस गिर के 50 रुपए भी आ जाए। आ सकता है कि नहीं, हम्म 40 भी आ सकता है कि नहीं। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आई एम सॉरी, ये वाला भाव मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ कूल ऑफ हुआ है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था वो कौन सा पॉइंट था। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था जब ये ट्रेंड अपसाइड स्विंग लगाया इसने, जब इसे स्टॉक के प्राइस ने अपसाइड स्विंग लगाया, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना। यहां से तो इसका जो स्टार्ट हुआ है वो तो फुस हो गया। समझ गए, क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। हम्म इंपॉर्टेंट ये है अभी तक ये वाला फुस नहीं हुआ है। अगर ये फुस हो गया, जैसे यहाँ पे देखो हो गया, इसके नीचे प्राइस चला गया, है कि नहीं, फिर वापस ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन सेलर लोग इतना दबाव लेके आए, इतना ज्यादा सप्लाई आ गया कि प्राइस वापस जीरो। समझ में आ रहा है कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट है। ये यूट्यूब पे नहीं सिखाता है लोग, इसीलिए इसको समझो। मेन पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है, जब लास्ट हायर हाई जो लगा था वो किस भाव पे लगा था, किस उसका जो प्रीवियस हायर लो है वो कौन सा है। ठीक है,
क्या समझ में आया? समझ गए? कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, फिर से Yes. समझा देंगे। No. हम्म। ठीक है। अब ये अब ट्रेंड समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर होता है साइडवेज। तो साइडवेज वो कब जाता है? वो जब भी किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वापिस ऊपर जाता है, उसके बाद वो साइडवेज हो जाता है। मतलब क्या? आप समझो, आलू का भाव जो अभी मैंने समझाया था, उसी भाव को बेस बना के सपोज करते हैं ये वापस यहाँ से भाग के यहाँ तक गया, 130 रुपये हो गया। लेकिन अभी 120 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर वापस 115 हो गया, फिर कुछ हो गया। ऐसे करते करते ये ऊपर नीचे डांस कर रहा है। फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिसला और फिर डायरेक्ट नीचे आ गया। सो इसने ये वाले भाव को अगर काट दिया, ठीक है, काट दिया, तो सबसे पहला चीज क्या होगा मेरे को बताइए। बोलो बोलो। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। अरे डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले इंसान के साइकोलॉजी में क्या होगा ये समझ के बताओ कि अब मेरे सब लिए बेच ये भाव हैं। 80 रुपये है, ठीक है, और ये भाव 130 रुपये है, ठीक है। इसके बीच में बहुत डांस हुआ, 130, 110, 120, 190, 95, वटेवर, ठीक है। फिर वापस से 110, 120, या मान लीजिए 140 तक भी गया और फिर नीचे आ गया, ठीक। तो जब पहली बार 80 टूटेगा, तो जिस भी आदमी ने 130 में खरीदा होगा, 110, 120 में खरीदा होगा, उसके अकाउंट में बहुत भयंकर लॉस हो रहा होगा, ठीक है। क्या होगा? उसके अकाउंट में बहुत भयंकर लॉस हो रहा होगा। वो डरेगा, डर के वो और माल बेचेगा, तो भाव 80 से गिर के 70 आ जाएगा। मैंने 5 लाख क्विंटल उठा लिया है, यहाँ पे जाके मैंने 5 लाख क्विंटल आलू उठा लिया 130 के भाव में। लेकिन अब आलू का दाम सडनली गिरने लग गया, मेरे खरीदने के बाद में आलू का दाम गिरने लग गया। तो मैं 5 लाख टन क्विंटल जो भी आलू है उसका मैं करूँगा क्या? मुझे तो उसको सल्टाना होगा ना, नहीं तो वो सड़ जाएगा, एक दिन पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं सल्टा दूंगा। तो वैसे ही शेयर होता है, किसी शेयर में खराब न्यूज़ आता है, बहुत भयंकर खराब न्यूज़ आता है, लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगा ऐसा लोगों को समझ में जब आ जाता है, तो उसका शेयर प्राइस धम 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 गिरता है। वैसे ही आप देखना, 2020 में मार्च मंथ में यस बैंक का प्राइस वो 35 रुपए से गिरना चालू हुआ, गिरते 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 वो 6 रुपए आ गया एक ही दिन में। तो 35 से 6 आना मतलब 1/6 हो जाना, ऑलमोस्ट 83%, 84% का फॉल हो जाना, है कि नहीं? सो इतना फॉल भी हो जाता है। सो जब बैड न्यूज़ आता है, सो वी डोंट नो कि प्राइस नीचे कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन बैड न्यूज़ आने के पहले अपने अप ट्रेंड को, ये जो अप ट्रेंड है ना, इसको चेंज करने के पहले स्टॉक जो है वो साइडवेज मूवमेंट दिखाता है। क्या समझे? साइडवेज। सो इसी पोर्शन को बोलते हैं क्या? साइडवेज मूवमेंट। इसको कहते हैं अप ट्रेंड, देन फिर साइडवेज, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में वापस से डाउन ट्रेंड। समझ में आया? तो ये साइडवेज मार्केट में क्या लगता है? न्यू हाईज नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगे जा रहा था, ठीक है, वैसे ही साइडवेज मार्केट में न्यू हाईज नहीं लगता है। इस हाई के ऊपर जल्दी से प्राइस नहीं जाके टिकेगा, जाएगा वापस रिटर्न आ जाएगा, फिर जाएगा फिर रिटर्न आ जाएगा, इस तरीके से। तो हाईज नहीं लगता है साइडवेज मार्केट में, ना हाईज लगता है ना लोज लगता है, बस चलता रहता है कोई भाव। किसके बीच में? प्रीवियस हायर लो के बीच में और लास्ट हाई के बीच में, ठीक है। सो अब प्रीवियस हायर लो और लास्ट हाई क्या बना? तो इसको देखो, लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्टॉक कौन सा बना? ये वाला। और ये लास्ट हायर लो बना, ठीक है। हम्म। इसके बीच में मार्केट डांस हो रहा है, ठीक। फिर वो ब्रेक करता है नीचे साइड, किसको? अपने सारे प्रीवियस हायर लो को। हायर लो तो ये भी है, हायर लो तो ये भी है, क्योंकि ये वाला जब तक इंटैक्ट है तब तक ये सब हायर लो है। जहां से ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए हायर लो ही है, ठीक है। क्लियर?
जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक बाकी सब कुछ हायर लो ही कंसिडर किया जाता है या साइडवेज ही कंसिडर किया जाता है, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। जब ये एक बार ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर से ऊपर आने का कोशिश करता है। 80 रुपए के भाव से नीचे चला गया 70, तो वापिस क्या पता वो 130 चला जाए, नो गारंटी। लेकिन अगर वो वापिस 80 से ऊपर आता है, पहले 80 रुपए ये भाव था, इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर वापिस आ गया, और फिर जब इस लो को ब्रेक करेगा ना, तो उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने में देर नहीं लगती। ठीक है, यही स्विंग थ्योरी का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सारा कॉन्सेप्ट इसी में समाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग आप एडवांस लेवल पे जाके सीख सकते हो, या पुराने लोग जिनको नहीं भी आता वो लोग भी ये चीज़ को सीख सकते हो। बट कब ब्रेक होके नीचे आएगा, तो इस लेवल के बाद। ठीक, अब जो ये नीचे वाला पोर्शन आने लगा है ना, तो जब लास्ट वाला ये था हायर लो, ठीक है, ये हायर लो कब बन जाएगा, फाइनल मेरा कब हो जाएगा कि अब ये लास्ट हायर लो बना है, ये तब बनेगा जब इसके प्रीवियस वाला हायर लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, जब ये वाला हायर लो ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे लिए कंफर्म हो जाएगा कि ये अब लास्ट हायर लो बन चुका। तो जब ये ब्रेक हुआ, दिखा, इसके ब्रेक होने के बाद में वापिस मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आने लगा। अब इस केस में ये वाला पोर्शन हायर लो नहीं रहेगा, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि लोअर। ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है। तो हम लोग लो तो पहले लिख लेंगे, ठीक है, लो हमने लिख लिया, लेकिन जो एट्रीब्यूट लगाना है वो पहले लगाते हैं, तो वो क्या है, लोअर लो। लोअर लो किससे लो, इस वाले हाई लो से, इस वाले लो से ये वाला जो नया लो बना है ये नीचे बना है, नीचे, तो इसीलिए लोअर लो। ठीक, फिर ये वाला जो हाई बना है इस वाले हाई से नीचे बना है, तो इसको क्या कहते हैं, हाई का हाई लगा देंगे और एट्रीब्यूट आगे लगा देंगे, लोअर हाई। ठीक है, समझ में आया। हम्म। फिर ये क्या है, ये वाला लो प्रीवियस से नीचे है, और ये वाला लो इससे नीचे है, और ये वाला लो इस वाले से लो से भी नीचे है, तो ये लोअर लो, और ये सब क्या हो गया, लोअर हाइस। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। तो ये अप ट्रेंड जाने का, साइडवेज होने का, और नीचे आने का, ये चीज सीखे। लेकिन वापिस ऊपर जाने का क्या होगा, राइट। तो वापिस ऊपर जाने के लिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से ऐसा ऊपर जाके वापस लाइफ टाइम लो के आसपास आ चुका होता है, ठीक है, वो 12 साल के लिए खत्म हो गया है। एटलीस्ट 8 से 12 साल या 20 साल भी वो खत्म हो चुका है। इस स्पेशल पॉइंट को लिख लो, जो अपने लाइफ टाइम लो और लाइफ टाइम हाई दोनों को टेस्ट कर लिया है, मतलब पहले तो लाइफ टाइम हाई तक गया था, फिर अब वो अपने पहले लाइफ टाइम लो को टेस्ट कर चुका है, तो वो 10-12 साल के लिए, 20 साल के लिए अब कोई रिटर्न नहीं देगा। वो क्या देगा, यहाँ से ज़्यादा जब वो चलना स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ जो भी यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन उसको यहाँ तक जाने में कम से कम 12 साल, 8 साल, 20 साल इतना टाइम लगने वाला है। ठीक है, समझ में आया। 12 साल फिर 24 लगना चाहिए, 20। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, अपना दिमाग मत लगाओ। 8 साल में टर्न अराउंड होता है, या 12 साल में होता है, या फिर 20 साल लग जाता है, 12 और 8 दोनों जोड़ के। ठीक है, समझ गए समीक्षा जी, 24 क्यों नहीं हुआ, 12 और जी। 8 जोड़ के 20 हुआ। ठीक है,
वो खत्म है। उसमें घुसना नहीं, उसमें उंगली नहीं करना उस स्टॉक को। ऊपर वो अब कैसे जाएगा, इसको जरा समझिए। तो सेम केस सिनेरियो, वो पहले यहाँ पे साइडवेज होगा कैसे भी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा लो को ब्रेक करेगा, थोड़ा मोड़ा हाई को भी चाहे तो ब्रेक कर दे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो भी टाइम पास करेगा। और इसमें आपके जिंदगी का 8 से 20 साल लगा देगा। विश्वास नहीं है, सुजलॉन उठा के देख लो, आइडिया उठा के देख लेना 10 साल बाद में भी, यस बैंक उठा के देख लेना, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपेंस, कि वो 20 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल क्यों मर जाता है। तो इस बात को समझो कि कोई भी स्टॉक, कोई कोई बताना चाहेगा क्यों मर जाता है। टाटा मोटर्स नहीं उठेगा, नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स 10-12 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया जब उसने लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया, लाइफ टाइम लो टेस्ट किया। तो ठीक है, मैं कल ये होमवर्क है, निकाल के देखना, टाटा मोटर्स, सुजलॉन, आइडिया, यूनिटेक, यस बैंक, आईएफसीआई देखना, रिलायंस पावर देखना, ये सबको देखना, ठीक है। पीएनबी को कोशिश करना देखने की, पीएनबी। तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग बहुत नीचे आ गए हैं, औकात से ज्यादा नीचे अपने लोग। बंधन बैंक को देखना, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखना, उसका नाम चेंज हो गया है, तो सर्च कर लेना उसका नाम क्या हुआ है। तो वो लोग जब नीचे आते हैं 10-12 साल के लिए, वो लोग खत्म हो जाते हैं। क्यों, इसका रीजन है वो समझिए, कि जब किसी स्टॉक के प्राइस में ऐसा अप स्विंग आ रहा है ना, जब वो ऊपर भागे जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भागने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, कौन है जो इसके प्राइस को ऊपर भगा सकता है। बड़े ओपन हो गया है चेन्नई, जिसके पास बड़ा फंड है। हाँ, बड़ा फंड हाउस, वे राइट, वेरी गुड। म्यूचुअल फंड, बड़ा फंड हाउस, प्रमोटर खुद भगा सकता है मे बी। तो ये लोग इसके स्टॉक के प्राइस को ऊपर भगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़ा आदमी पैसा लगाएगा, सिर्फ उसी के अंदर दम है कि एक बार में 5 लाख शेयर खरीद ले, 50 लाख खरीद ले, 1 करोड़ शेयर खरीद ले, 10 करोड़ शेयर खरीद ले, वही लोग इसके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। सो मान लीजिए प्राइस जीरो से स्टार्ट हुआ, 500 रुपए तक पहुंच गया, या इस एग्जांपल में जीरो से स्टार्ट हुआ और 130 तक पहुंच गया है प्राइस, ठीक है। तो उसके 130 के जर्नी में किसने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी बड़े प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो उसने तो हर भाव में खरीदा है, उसने यहाँ भी खरीदा, 10 में भी, 5, 15 में भी, 18 में भी, 10, फिर 14 में भी, जो भी, 30 में भी, 20 में भी, जो भी भाव, सब भाव में उसने खरीद के 130 का भाव लेके गया है। सो उसका जो एवरेज प्राइस है नीचे में, वो अगर 1 करोड़ रुपया लगाता होगा तो उसके पास में 5 लाख क्वांटिटी आता होगा सपोज। लेकिन जब वो यहाँ पे 1 करोड़ लगा रहा है तो उसके पास में सिर्फ 50,000 ही क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जब वो यहाँ तक प्राइस पहुंच जाएगा 130 के भाव तक, तब आपके पास में न्यूज़ आएगा, हर म्यूचुअल फंड के लोग आपको सजेस्ट करेंगे, सारे फंड हाउस बोलेंगे कि आप इस स्टॉक को खरीदो, ये ऊपर जाने वाला है, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, फलाना ढिमका, बढ़िया न्यूज़ आएगा। सो क्या होगा, रिटेलर लोग इस स्टॉक में डिमांड क्रिएट करेंगे, वो लोग बाई करने का कोशिश करेंगे। तो उन लोग सपोज करो बाई करने का कोशिश किए 50 लाख शेयर, ठीक है, जिसने यहाँ पे खरीदा था, खरीद खरीद के ऊपर लेके गया, उसने मान लीजिए 40 लाख बेच दिया। फिर दूसरे 2, 4, 5, 10 दिन में कोई और अच्छा न्यूज़ दिया, और उस केस में उसने और 50 लाख शेयर बेच दिया। ऐसे कर करके वो इस पूरे साइडवेज जोन में अपना सारा माल खाली कर देगा। कौन, बड़ा प्लेयर जिसने प्राइस को नीचे से ऊपर तक भगाया था, ठीक है, वो इस साइडवेज जोन में पूरा अपना सामान खाली कर देगा, अपना प्रॉफिट बुक कर देगा। और फिर क्या होगा पता है, फिर वो डलवाएगा, नहीं डलवाएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं कोई अच्छी न्यूज़ डलवाऊं या खराब न्यूज़ डलवाऊं। धीरे धीरे लोगों में जब जागरूकता बढ़ेगी तो अपने आप सारे मीडिया हाउसेस कवर करने लगेंगे, यस बैंक में ऐसा स्कैम, यूनिटेक में ऐसा स्कैम,
आई बुल हाउसिंग में ऐसा स्कैम, बंधन बैंक में ऐसा स्कैम, इंडसइंड बैंक में ऐसा स्कैम, ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल वाले अपने आप कवर करने लगेंगे टीआरपी खाने के लिए। समझ रहे हो? तो क्या होगा, रिटेलर के पास में तो यहाँ पे माल उठा चुके वो लोग, फिर एक एक करके सब रिटेलर उससे भागेगा, तो स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। आप लोग यहाँ कहीं पे जो और छोटे जो 5,000 10,000 रुपये लगाते हैं वो लोग यहाँ यहाँ फंस जाएंगे। यहाँ पे किसी ने 50 लाख 1 करोड़ लगाया होगा नॉर्मल रिटेलर ने, वो तो यहाँ अपना लॉस बुक करके भाग जाएगा, लेकिन जो 5,000 10,000 15,000 लगाते हैं वो लोग इसको एवरेज कर करके यहाँ तक लेके आएंगे। अब क्या है, अब इस स्टॉक में तो दम ही नहीं है, बड़ा आदमी इसमें घुस ही नहीं रहा है। बड़ा आदमी नहीं घुस रहा है, कौन इसके अंदर में पार्टिसिपेंट है, रिटेलर लोग ही पार्टिसिपेंट है। सो कोई अच्छा न्यूज़ आता है, गुड रिजल्ट आ जाता है तो शेयर 5-10% ऊपर भाग जाता है। फिर 2-4 महीने बाद में कोई खराब न्यूज़ आता है तो 5-10% नीचे हो जाता है। यही करता रहता है वो 10-12 साल। समझ में आया? 10-20 साल, 8 साल 12 साल 20 साल यही करता है। समझ गए? क्लियर है? माथे में घुसा कि खत्म क्यों हो जाता है? कभी किसी हाँ, ने समझाया ऐसा? डाउट है। क्या डाउट है? पता नहीं राइट इफ दिस इज द राइट टाइम, बट अगर मान लो कि स्टॉक स्प्लिट हो गया या बोनस इशू हुआ, तो तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो लाइफ टाइम हाई और लो के बीच में रहेगा। मतलब लाइफ टाइम हाई और लो के बीच में रहेगा मतलब? सपोज किसी मतलब स्टॉक का प्राइस जैसे 500 है और वो अगर हाँ। बोनस इशू करता है वन हम्म, इज टू वन के रेशियो में, ठीक है, हम्म, मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको शेयर, एक शेयर गिफ्ट मिलेगा। सो हम्म, कल सुबह इस स्टॉक का प्राइस 500 नहीं रहेगा, हम्म, ने आपको 250 हो जाएगा, और हम्म, आपके अकाउंट में जो एक शेयर था ना वो एक शेयर नहीं होके 2 शेयर में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो आपका हम्म। वैल्यू तो वही रहा। हाँ, वैल्यू वही रहेगा, बट चार्ट पे तो हमें नीचे दिखेगा ना, तो क्या नहीं, हम ऐसा नहीं तब्दील। है, आजकल सब अपडेट हो जाता है, कुछ दिन के लिए दिखता था ऐसा, बट आजकल अच्छा। सेम डे विद इन 2 डे अपडेट हो जाता है, तो चार्ट वही दिखेगा। जैसे एसबीआई का प्राइस अगर आप देखोगे तो वो प्राइस अभी दिखाएगा आपको 1200 1300 1100 1000 जो भी दिखाएगा, लेकिन 2008 में उसका प्राइस था 3,000। हम्म। 2010 16 17 में उसका प्राइस था 3,000, उसने बोनस दिया 1:10 के रेशियो में प्राइस हो गया 300। हाँ, ठीक है, सो उसका तो इससे चार्ट कोई लेना में देना नहीं है। चार्ट में हाँ, चार्ट का बट जो लाइफ टाइम लोवेस्ट प्राइस था उस पे अगर पहुंच गया ऑलमोस्ट, तो वो 10 साल 12 साल 8 साल के लिए खत्म, या बीस ठीक। साल के लिए खत्म है, ये मैं बताना चाहता हूँ। चार्ट नेक्स्ट डे चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। यहाँ पे सिर्फ रिटेल लोग घुसेंगे, इसीलिए ये 12 13 साल 14 साल तक खत्म हो जाएगा। फिर कंपनी को कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा, या तो 8-10 साल 12 साल में ये कंपनी सरवाइव ही नहीं करेगा और ये डीलिस्ट हो जाएगा, तो इन्वेस्टर्स का पैसा हो जाएगा जीरो। या तो दूसरा कि ये कंपनी जैसे तैसे कर्ज वर्ज यहाँ वहाँ मैनेज कर करके अपने आप को बचा बचा के गवर्नमेंट से सपोर्ट ले लेके कुछ नया वेंचर कर करके बहुत मेहनत करेगा, तगड़ा मेहनत, 12 13 साल बाद में एक ऐसा रिजल्ट पेश करेगा कि ये लो मैं तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ कि अब मैं ठीक होके दिखाऊंगा। तो तब क्या होगा, फिर से बड़ा प्लेयर इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगेगा, इसका सब बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आने लगेगा, कुछ भी पुराना खबर नहीं आएगा, और ये शेयर फिर से वापस भागेगा। कहाँ तक जाएगा? 130 तक। समझ में आया क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, समझ में आया? बैंक ऑफ इंडिया, मैच डॉग बोल रहा हूँ, हाँ, वोकहार्ट फार्मा। ठीक है। क्या इसका एक्सटेंशन ये कर सकते हैं कि जब भी स्टॉक का आईपीओ आए उससे 12-12 साल की साइकिल रहेगी, और उस 12 साल नहीं, का। इसमें एस्ट्रोलॉजी मत घुसाओ। मैंने बोला वो 10 12 8 साल 12 साल और 20 साल के लिए खत्म हो जाता है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस से बोला है, ये एस्ट्रोलॉजी का कोई टर्म नहीं है। 8 साल उसको टर्न अराउंड होने में लगता है। आपने जो भी रायता फैलाया है जिंदगी में वो 8 साल पहले आप नहीं सुधार पाओगे।
यही लॉ ऑफ नेचर्स है, नेचर्स लॉ है ये। 8 साल 12 साल, 8 साल 12 साल। ठीक है, अब इसमें एस्ट्रोलॉजी घुसा के अगर देखना है तो जुपिटर जो है वो 12 साल बाद फिर से वहीं आएगा। आपका जितना पुण्य इकट्ठा किया हुआ है पिछले 12 साल में उसका रिजल्ट वो देगा, तब वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये आपको बता पाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली इसमें ऐसे घुसाते रहो फिर। तो एस्ट्रोलॉजी अभी नहीं घुसाना है, जब घुसाना होगा हम बता देंगे। ठीक है, एक सिर्फ रूल लिख लो, रूल लिख लो। रूल लिख लोगे तो अपने आप पूरे क्लास 365 दिन वाले में क्लियर हो जाएगा कि 12 साल क्यों, 8 साल क्यों। लेकिन रूल लिख लो। ठीक है, समझ गए? ये इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि आपका कौन क्वेश्चन, सा रूल है सर, दोबारा सुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत है। आपका क्वेश्चन वैलिड है, हम उसको कंप्लीट डिनायल नहीं दे रहे। लेकिन अभी उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई यूज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने होमवर्क दिया कि आप ये सब स्टॉक्स का ग्राफ देखना। यस बैंक, आईबोल हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक, फिर टाटा मोटर्स, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, आइडिया, सुजलॉन, यूनिटेक, ये सबको देखना। तो आप समझ जाओगे कि क्यों वो लोग नहीं चलते हैं। क्योंकि उसमें इंडस इंड बैंक, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, राइट। तो क्योंकि वो लोग के अंदर में कोई बड़ा प्लेयर पैसा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं पैसा लगाएगा? क्योंकि ये पंप एंड डंप हो गया। ठीक है, यही चीज अब मैं उसको और कैटेगराइज करके बोलना चाहूंगा कि एनएससी में रजिस्टर हुआ हुआ स्टॉक्स और बीएससी में रजिस्टर हुआ हुआ स्टॉक। एनएससी और बीएससी अब क्या है इसको समझिए, फिर ये अप ट्रेंड वाला आप समझ पाओगे। एनएससी और बीएससी, एनएससी और बीएससी, ठीक है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के हैं जिसमें इक्विटी सेगमेंट ट्रेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द वेल क्वालिटी स्टॉक्स जो इंडिया में है वो इन दोनों में रजिस्टर्ड है। जैसे रिलायंस एनएससी में भी रजिस्टर्ड है, बीएससी में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ एनएससी में भी है लेकिन बीएससी में नहीं है। बहुत सारी ऐसी है जो सिर्फ बीएससी में है और एनएससी में नहीं है। ठीक है, हमें किसको ट्रेड करना है, हमें किस में पैसा लगाना है? तो बीएससी में जो कंपनीज लिस्ट होती है उसमें से 70% कंपनी बंद हो जाती है। समझ में आया? बीएससी में जो कंपनीज लिस्ट होती है उसमें से 70% बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग उतना कंप्लायंस फॉलो नहीं करते, लोग उतना बढ़िया तरीका से रूल्स फॉलो नहीं करते। क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सो ये नेशनल, मतलब आज इंडिया में जो लोग रहते हैं वो लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर का कोई एनआरआई जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जल्दी से ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज को अलाउ भी नहीं है। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया का कोई भी आदमी ट्रेड कर सकता है, इंडिया का भी कर सकता है। ठीक है, इन दोनों एक्सचेंज के बीच में थोड़ा सा ये एक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ करता था। अभी है कि नहीं, ये आपको होमवर्क है चेक करके बताना कि इन दोनों में कौन ट्रेड कर सकता है। बट बीएससी में क्या है कि ना वहाँ पे लोग, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ गुड फेथ होने की वजह से भी अपने दोस्त की कंपनी या जान पहचान के लोगों की कंपनी को रजिस्टर करवा देते थे पहले के ज़माने में। अभी नहीं, पहले के ज़माने में उन लोग करवा देते थे बोल के क्या है, इन्वेस्टर्स से ऐसा पैसा उठाया, प्राइस को ऊपर भगाया और फिर उसका पैसा खा गया। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत होता था। ठीक है, लेकिन फिर नॉर्म्स बहुत सारा स्ट्रिक्ट हुआ, अभी नहीं होता है। तो अभी भी लेकिन मेरे को खुद को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स में ट्रेड करना, इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत डर लगता है। पहली बात क्यों? क्योंकि उसका जो डेटा है, जो डेटा हम लोगों को मिलता है, प्रोवाइड होता है, ठीक है, वो डेटा ट्रेडिंग व्यू पे डीले से मिलता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करो।
पहला। दूसरा, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिपेंसीज है, जैसे बैंक बीज है, बैंक एक्स है, सॉरी बैंक एक्स बोल के एक इंडेक्स है और सेंसेक्स बोल के एक इंडेक्स है जो बीएससी में लिस्टेड है, लेकिन उन लोग उतने ज़्यादा लिक्विड नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद में बीएससी में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो लिस्टेड है उसमें से ऑलमोस्ट 40-50% आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है, वो लोग खत्म होने वाला है 40-50%। सो इसीलिए जो स्टॉक सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है लेकिन एनएससी में लिस्टेड नहीं है उसमें ट्रेड नहीं डालने का। ठीक है। जो स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है सिर्फ उसी में ट्रेड करना। जो सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है या जो सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है इन दोनों में ही मत करना। ठीक है। क्योंकि एनएससी और बीएससी दोनों में जब वो लिस्टेड होगा तो उसको बहुत सारा कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेगा। समझ में? तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकता, फेल तो तब भी हो सकता है, बट स्टिल यू विल हैव सिक्योरिटी। और क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया के बाहर के लोग, एनआरआई लोग भी ट्रेड करते हैं, तो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहता है कि बेकार कंपनीज को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करे, क्योंकि अगर ज्यादा स्कैम हो गया तो इंडिया के ऊपर बात आ जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट हम किसी को नहीं बताते, लेकिन ये फैक्ट है इंडिया। यस। ठीक है। विशाल, चेतन और जी क्लियर मोटोरोला मोटो जी, मनीष, दीप जी, समीक्षा जी। ठीक है। है। यस। जो दोनों में लिस्टेड हो उसी में डालना। फिर अब दूसरा चीज सुनिए। जब भी ये नीचे आ जाता है तो ये ऊपर जाने का सीक्वेंस बहुत रुलाएगा। क्या करेगा? बहुत रुलाएगा, लेकिन जाने के पहले आपको बहुत मौका देगा। वो समझो क्या, कि ये बहुत बार साइडवेज हुआ, यहाँ से यहाँ तक साइडवेज होके रखा है ना पूरा। तो आप हम्म। कोशिश करना कि आप एक चैनल बना लो, उसके ग्राफ में एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बना लो। ठीक है। फिर इंतजार करो कि वो इस रेक्टेंगल के प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करे, ऐसे, और फिर नीचे आ जाए। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले वो इस हाई को ब्रेक करे, ब्रेक कर दे, फिर उसके बाद नीचे आ जाए और फिर से ऊपर जाए। जब वो इसके ऊपर जाएगा और मंथली बेसिस पे ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा, फिर ही इसके बाद में ये अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। सो ये बहुत छोटे रीजन, मतलब छोटे रीजन मतलब बहुत छोटा ट्रेड देगा, बहुत छोटा ट्रेड देगा। 25% ही मिला ना, जबकि अगर आप यहाँ पैसा लगाए होते तो आप बोलोगे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मिल गया होता, ऑलमोस्ट 87% मिल गया होता। लेकिन यहाँ पे पैसे लगाने में रिस्क है गुरु, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। समझ में आया? नहीं आया? कंफर्मेशन का वेट कर। हाँ, हम लाइव फोटो दिखाते हैं, लाइव दिखा रहे हैं, वापिस इस पे आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमको, हम सेबी से झमेला नहीं चाहते। देखो, पीएनबी है, आप लोग भी प्लीज, क्योंकि फ्री में सीख रहे हो तो हमको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देना, कहीं मत बताना ये सब चीज। ठीक है। देखो, ये है पीएनबी का ग्राफ है, ओके। राइट? थोड़ा सा म्यूट कर लो। पीएनबी का ग्राफ है, पूरा एकदम अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो तक आ चुका है। कितने साल में ये सब नौटंकी हुआ है जरा देखिए। पहले यहां से यहां तक जाने में लग गया कितना साल? 8 साल। ओके। यहां से वापस यहां आने में कितना लग गया? 11 साल। समझ रहे हो? 8 साल, 11 साल। अभी यहां से यहां तक आने में सिर्फ लगा है 5 साल, 4 साल, जो भी। ठीक है। 1 2 3 4 5 साल, पांचवा चल रहा है। ठीक है। क्या ये वापिस रिटर्न हो जाएगा?
क्या बोलता है आपका मन? सोच के बताइए। हो सकता है। ठीक है, किस रीजन की वजह से होगा? लिमिट मतलब बढ़ कि गई। एक तो ये जब हाई से लो टच कर गया तो स्टॉक मिनिमम 8 साल के लिए तो डेड हो गया। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, तो नीचे आए। अभी जा सकता है क्या? अभी का सोच के बताओ। नहीं। आपने रूल पढ़ अभी लिया? तो नहीं जाता। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, अभी तो नहीं जा रहा। ठीक। दूसरा, मैं एक और बात बताता हूँ। सिर्फ हर एक चीज को, इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले वो 15 पॉइंट्स पे जज करना, जो सिखाया था आज स्टार्टिंग में भी और कल के वीडियो में भी। उस 15 पॉइंट से इसको पहले जज करना। ठीक। उसमें ये कितना खरा उतर रहा है, फिर उसके बाद में इसके ग्राफ पे आना। पहले वो 15 पॉइंट में ही फेल हो चुका होगा तो ग्राफ अपने देख जिंदगी में देखने का भी मत सोचना। और आज का न्यूज़ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ। ये भाव यहाँ जाके यहाँ क्यों आया, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हम्म। आज का न्यूज़ क्या आ रहा है उसका कोई इज्जत नहीं है, पहले क्यों हुआ, क्या हुआ था, मतलब मार्केट का गुडविल क्या है पहला, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो स्टॉक्स के बारे में पढ़ने का कोशिश भी करना। फंडामेंटल तो हम लोग सीखे नहीं है अभी तक, टेक्निकल हाँ। डायरेक्ट सीख रहे हैं, तो फंडामेंटल्स हम लोग को सीख सीख के अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। हम कुछ 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 आप लोगों को थ्रू आउट 365 डेज इनपुट देते रहेंगे। ये आप लोग खुद का भी काम है कि अपना इनपुट हमको बताते रहिए, जो भी पढ़ा तो हम बाकी लोगों को भी पास ऑन कर देंगे। ठीक है। तो जब जब ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है हाई ट्रेंड वाली, ये जहां आपका कर्सर है, अगर हम यहाँ होते तो हमें कैसे पता होता कि ये, मतलब तब तो नहीं पता होता ना ये कि ये यहाँ हाईएस्ट आने है, तो वाला है। हम एग्जिट कैसे लेते, ट्रेड एग्जिट कैसे करते? मान लो कि हम अ, इससे वही पहले तो, वाली ग्रीन कैंडल पे एंटर कि करें। वी डोंट नो, वी डोंट नो। हाँ। वही हाँ, तो वी हम लोग डोंट नो सीख रहे बट। हैं, अभी तक हम लोग वहां पहुंचे ही नहीं। अच्छा। ठीक है। अभी तक हम लोग वो डिसीजन मेकिंग में पहुंचे ही नहीं। ये तो आप 12 महीने का कैंडल देख रहे हो ना। हाँ, अगर 12 मैं महीने। इसको महीने का दिखाता तो मुझे तो यहाँ एग्जिट मिल गया था, मेरा खत्म था ये धंधा। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम लोग, मैंने क्या बोला, जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे उतना स्ट्रेट दिखाएगा। तो ये वही हम्म। दिखा रहा है कि नहीं? सब समझ रहे हो कि ये स्ट्रेट क्यों दिखा रहा है, लेकिन इसके बीच में देखो कितना ऊपर नीचे किया इसने। दिख रहा है? पहले यहाँ गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर 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 गिरा। तो यहाँ पे ही ये नीचे जाने के मूड में था, लेकिन वापिस शिव। क्या समझे? मैंने क्या बताया था कि जब पहले वो नी अब इसको उसी चीज को यहाँ ग्राफ में समझो, कि पहले ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिला था ना कि यहाँ से यहाँ तक गया लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, राइट और रॉन्ग? सो उसके बाद क्या बताया था कि अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या बन गया, जब ये हाईएस्ट भाव ये वाला भाव था इस टाइम तक, राइट और रॉन्ग? इस टाइम तक ये वाला भाव हाईएस्ट भाव था। लास्ट ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ कि नहीं, है ना? अब इसके बीच में ये चाहे जो करे, यहाँ आके लगाए या यहाँ आके लगाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा, मेरे लिए वो एग्जिट नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ। फिर ये ऊपर गया, इसने इस हाई को ब्रेक किया, तो अभी भी ये साइड वेज ही है ना, क्योंकि ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, साइड वेज ही है। क्या ये लो ब्रेक हुआ कभी भी? नहीं। हम्म। ये साइड वेज ही है, कैसे पता चला? पहले वो बताओ अब। वो तो अपने उसको सीखने का मैक्सिमम भी हाई। एक रूल है। क्या? उसको सीखने का एकदम सिंपल रूल है। यहाँ से यहाँ तक कितने साल में गया, कितने बार्स में गया, 35 बार्स में गया है ना? तो हम्म। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है उसका 2x टाइम ऑलमोस्ट उसको संभालने में भी लगेगा अपने आप को। ये एक सिंपल थंब रूल है, सिंपल थंब रूल। बट कभी कभी स्टॉक बहुत जल्दी भी भाग जाता है, लेकिन सिंपल थंब रूल को याद रखो, 70 कैंडल पहले वो कहीं नहीं जाने वाला।
35 हुआ है तो कम से कम 70 तक रुकना चाहिए। और ये चला भी गया है तो भी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे ये पता होना चाहिए कि अब 65 साल के लिए गया, बहुत ज्यादा चल चुका है तो 5 साल के लिए अब गया। समझ में है क्या बोला? कि अगर यहाँ से 35 कैंडल तक ये ऊपर भागा है तो 70 कैंडल तक साइडवेज रहेगा, नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट। तो 70 कैंडल मतलब 6 साल गया। समझ में आ गया? हम्म। नहीं आया? ठीक है। और एटलीस्ट जितना भागा है आया। उतना भी रहेगा। 35 भागा है तो कम से कम 35 तो रहेगा ही। 36 कैंडल रुका है तो ऑलमोस्ट 36 कैंडल या 72 कैंडल या 60 कैंडल इतने के आसपास तक वो रुकेगा। तो अब यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट 34 कैंडल 35 कैंडल तक ये ऊपर जाते हुए फिर से फिसल गया नीचे। लेकिन कहाँ इसको ब्रेक करना था? वेयर वॉज द लास्ट हाई? ये यहाँ लास्ट हाई लगा। इसके पहले प्रीवियस हायर लो किधर था? यहाँ था। यही फर्स्ट हायर लो भी है। सो क्या ये फर्स्ट हायर लो टूट गया? यहाँ से ये जो ट्रेंड चालू हुआ था ये वाला क्या पोर्शन टूट गया? नहीं टूटा। इसका मतलब ये स्टॉक अभी तक अप ट्रेंड में है, भले ही ये साइडवेज नौटंकी दिखा रहा है लेकिन ये अप ट्रेंड में है। तो आप अगर इसको याद रखोगे तो आप यहाँ से यहाँ तक बैठ पाओगे। सो आप जो यहाँ पे 100 रुपए पे निकल सकते थे तो आपको 1-2 साल रुकने के बाद 260 रुपया भी मिला। हम्म। एक 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 चीज था कि जैसे आपने बताया कि जितने टाइम ऊपर जाएगा उसका मिनिमम हाफ तो उसे नीचे कंसोलिडेट करेगा उतना ही। ही उतना ही। पैंतीस मिनिमम कैंडल हाफ ऊपर तो भागा है तो 35 कैंडल तो जाएगा हाँ, ही। या जाएगा 35 ही। से तो ये 72 कैंडल के बीच में। तो 35 से ये 70 कैंडल के हम बीच में। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो क्या पता वो 1 दिन भाग के 5 दिन भी रुक जाए। हो सकता है 10 दिन भी रुक जाए, 100 दिन भी रुक जाए। लेकिन मेजर बड़े टाइम फ्रेम्स में वो ऐसा नहीं करता। ठीक है? समझ गए? ठीक, मैं लिख लेता बड़े हूँ। ओके। बड़े टाइम फ्रेम्स में ऐसा नहीं करता। तो अब ये भाग गया, यहाँ पे आप एग्जिट नहीं किए। फिर ये ऐसे करके वापस इसने पूरा ऊंचा स्विंग लगाया। ठीक। अब आपका एग्जिट किधर है चलो बताओ? इसके नीचे होता ना, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से किया है, 56 59 से। पर बोलो। अगर यहाँ एग्जिट करेंगे तब तो पूरा लॉस हो गया ना, फायदा नहीं हुआ। हाँ, हो तो गया लॉस, फायदा नहीं हुआ। हमने ये हायर हाई हायर लो के थ्योरी का कोई आपको रिजल्ट और बता दिया। तरीका नहीं होना चाहिए कि? होना चाहिए, पर हम लोग जो अभी रूल याद किए वही रूल तो फॉलो करें, हाँ, सही बात है। कि कुछ और फॉलो करें। जो अभी याद किए कि जहां से स्टार्ट हुआ था वो हम लोग देखेंगे। तो हम्म। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लियर है? सबको क्लियर है? यही एकदम ट्रांसपेरेंटली सीखो, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा होगा कि जो सीखे वो तो सब बेकार है। लग रहा है ना? सबको लग रहा है कि नहीं? बोलो। यस। तो अब देखिए क्या हुआ। इसका पिटाई हो गया। इसने वापस 2009 से इधर तक पूरा ऊपर बहुत भयंकर किया, पिट गया, नीचे आ गया। लेकिन क्या ये लोएस्ट भाव तक आया? अभी तक अपने लोएस्ट भाव तक आया है? अपने लोएस्ट भाव तो ये था। मेरा मत ये है कि जो स्टार्ट किया वापस रिट्रेस हो गया, उसके बाद में ये खत्म 12 साल के लिए। हम लोग ये वाला एग्जांपल देखना चाहते थे, पर हमने पहले पीएनबी देखा। क्यों देखा? सोचो। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि इसमें भी फ्लॉज है। हमने जो आपको रूल सिखाया वो यहाँ पे मैच नहीं भी हो रहा हो सकता है ना? तो आप अपने आंख से देख रहे हो कि इसने यहाँ पे नीचे ब्रेक किया है, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक किया, और वापिस ऊपर आ गया। तो ये वाला सेक्शन क्या हुआ है? अब जब आप ये समझ जाओगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बियर ट्रैप। क्यों?
वो बताते हैं हम। देखो, जब भी म्यूचुअल फंड इसको बाई करता है किसी स्टॉक को, ऊपर लेके जाता है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझिए। हम मल्टीपल चीज को अमालगमेट करके एकदम लास्ट अभी से 15 मिनट बाद में वो आइडिया देंगे जो कॉन्सेप्ट ही दिमाग को खोल देगा। कि देखो, जब भी म्यूचुअल फंड बाई करता है ना, तो जब वो एकदम हाईएस्ट प्राइस तक पहुंच जाता है, म्यूचुअल फंड्स को लगता है कि अब दम नहीं बचा, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। सो उन लोग सबसे पहले एकदम हाईएस्ट प्राइस पे जाके, सपोज करो ये हाईएस्ट प्राइस है, ये तो अभी यहाँ पे बन रहा होगा। सो कहाँ बन रहा है, देखो, जैसे हाईएस्ट प्राइस सपोज यहाँ बना था, देखना, हर हर मंथ का हाईएस्ट प्राइस को हम मार्क करते हैं, ये हाईएस्ट प्राइस बना था। सो म्यूचुअल फंड यहाँ पे जाके स्टॉक्स को बाई करेगा, और अगर प्राइस इसके ऊपर टिक गया आधे 1 2 3 घंटे 4 घंटे, सो वो प्राइस हो जाता है एक्सेप्टेबल। क्या समझे? एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर और भगाएगा। तो जब ये और ऊपर भगाया तो यहाँ तक लेके गया, देख रहे हो, और ऊपर भगाया तो यहाँ तक लेके गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, कि यहाँ तक जाने के बाद में प्राइस नीचे आया, डिप हुआ, ठीक, लेकिन फिर से ऊपर ले जाके बंद करा दिया, मीन्स फिर से एक्सेप्टेबल। यहाँ पे फिर और ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से इसके ऊपर ले जाके बंद करा दिया, मतलब फिर से एक्सेप्टेबल। तो एवरी टाइम व्हेन द स्टॉक्स प्राइस इज क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाइस, विच मीन्स वो प्राइस एक्सेप्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही लो के केस में भी, जैसे यहाँ देखो कि ये प्रीवियस लो के नीचे जाके क्लोज हो रहा है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, लोग इसको, इसके डाउन ट्रेंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे इसके नीचे जाके क्लोज हो रहा है, तो लोग इसके डाउन ट्रेंड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके नीचे नहीं गया कुछ दिन तक, यहाँ थोड़ा मुड़ा गया, तो लोग इसके डाउन ट्रेंड के प्राइस को एक्सेप्ट किए, मतलब लोग ने सेल किया है यहाँ पे। एक्सेप्ट करना मतलब उसी ट्रेंड पे पार्टिसिपेट करना, ठीक है। भले ही प्राइस यहाँ ऊपर गया, अभी उसको इग्नोर कर दो, लेकिन यहाँ जितनी बार नीचे गया और नीचे जा जाके फिसलता गया, राइट। फिर जब यहाँ पे भी आ गया तो कुछ देर के लिए ऊपर पहुंचा, बट फिर से अल्टीमेटली एक्सेप्ट होने नीचे आ गया, राइट। फिर से एक्सेप्ट होने नीचे आ गया। समझ में आ रहा है कि एक्सेप्ट होने के लिए, बार बार एक्सेप्ट होने के लिए हम लोग फंसते हैं ये देख के कि एक बार तो यहाँ एक्सेप्ट हो गया तो और नीचे चला जाएगा। आप लोग यहाँ फंसोगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं फंसते यहाँ पे, हम बाई कर रहे होते हैं। क्यों बाई कर रहे होते हैं, कैसे बाई कर रहे होते हैं, वो तो थर्ड वीडियो में समझ जाओगे, लेकिन अभी वाला समझो। ये हाईएस्ट पॉइंट था जहां से स्टार्टिंग हुआ, पूरा ट्रेंड रिवर्सल यहाँ नीचे जाके एक्सेप्टेबल हो गया, इसके नीचे क्लोज हुआ और सेलिंग एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो लास्ट लोवेस्ट, लास्ट जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, अब देख के बताइए। ये ऐसा, 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 फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। सेलर ने प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नीचे जाने वाला है, राइट। सो जितने रिटेलर्स लोग हैं सब इससे बाहर हो गए, जितने बड़े ट्रेडर्स लोग हैं सब इससे बाहर हो गए, ठीक। इसका ट्रेंड क्या हो गया? नेगेटिव। फॉर हाउ मेनी इयर्स, जो बताया, 8 से 12 20। साल, और बोलो 20। बोलो, 20 साल। 20। उतने साल के लिए इसका मट्टी हो गया। अब ये कब रिटर्न करेगा? अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, ऐसे नीचे जाता है तो वो ऐसे साइडवेज हो जाता है। वेट करो कि ये जो जो भी लो लगा है इसके हाई के ऊपर पहुंच जाए, फिर नीचे आए, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। और ये चीज को होने में 8 से 10 साल, 12 साल या फिर 20 साल लग जाएगा। यही बताया था, यही हाँ बताया ये। था। इधर क्या हुआ हाँ है, कहाँ है लोएस्ट वैल्यू, अभी जो सिखाया। कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हुआ? हम्म। देखो, ये पूरा साइडवेज हुआ, ब्रेक किया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया,
कब ट्रेंड चेंज होने वाला है? एनीबडी? जब ये वाला 140 पे प्रीवियस क्रॉस होगा। हाई, हाँ, जब क्रॉस होगा। तो जब वो एक्सेप्टेबल हो जाए, मंथली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज हो जाए। अभी तक क्या हुआ है? हम मंथली बेसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक चार्ट इसके मंथली ऊपर अब, हाँ मंथली बेसिस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चार्ट मंथली है। मंथली ही अगर रखना। हम डेली पे देख रहे 6 होंगे तो मंथ हम रखोगे daily तो पे भी ऑलमोस्ट ऐसे। 6 मंथ रखोगे तो कहाँ ट्रेंड चेंज होता है बताओ इसके ऊपर? राइट और रॉन्ग? हमको मंथली अभी देखना है, हम मंथली देख रहे हैं। हम्म। मंथली दिखा रहे हैं कि ट्रेंड चेंज कब होगा, मंथली में कब ट्रेंड चेंज होगा। मंथली क्यों दिखा रहे हैं वो हम लोग दिखा देंगे बाद में एग्जांपल में, लेकिन कैसे ट्रेंड चेंज होगा अभी जब तक इसके ऊपर बंद नहीं है ये, तब तक ये बाय नहीं है। हाँ। भले ये 110 में मिल रहा हो, हम्म। ये ऊपर नहीं जाएगा। और जब ये ब्रेक कर भी देगा ना तो भी हम इसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 15 पॉइंट ठीक है। नहीं सक्सेस हो रहा। हाँ, ठीक है। समझ में आया? और इसको कितना साल हो गया ये नौटंकी करते हुए, जरा देखो। 6 साल हो चुका, 2 साल और बाकी है इसमें। हम्म। ठुक गया ना, 6 साल के लिए खत्म हो गया। मार पीट दिया गया इसको। लोग मेरे को आके जरूर बोलेंगे कि भाई 50 रुपया में खरीदा, मेरे पास में 56 रुपया में पीएनबी है। हमने आपको रूल सिखाया, हम ही आपको बोल रहे हैं कि मेरे खुद के पास 56 रुपया में पीएनबी है और मैंने बाई किया है। ठीक है, लेकिन ये रूल अभी 6 महीना आप तोड़ नहीं पाओगे। हम आपको वो सारा विजन्स देंगे कि आप पूरा खुद सब कुछ सीख पाओ। मैंने खुद 56 में खरीदा, 120 में बेच दिया है। क्यों, कैसे, क्या लॉजिक था, ये हम लोग समझते रहेंगे। आपको अभी इतना समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं, सुजलॉन। ठीक है, इसको जरा समझो। मंथली चार्ट। ठीक है, हमेशा उसको लाइन चार्ट में जाके कंफर्म करना। लाइन चार्ट का थ्योरी क्या बोलता है, कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था? विजन क्लियर है? यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। अगर ये टूट जाता है तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। डाउन ट्रेंड। हाँ। पहले अप ट्रेंड में है, दिख रहा है आपको क्लियर कट। हम्म। डाउन ट्रेंड में कब आ जाएगा? या तो ये लोग, कोई इसको कंसिडर करेगा नो इश्यूज, कोई इसको कंसिडर करेगा नो इश्यूज, लेकिन फाइनली इसको तो कंसिडर करेगा ही ना। राइट और रॉन्ग बोलो? राइट। तो किसी को भी कंसिडर करो। इसके नीचे गया तो क्या हो गया? कब गया था? 2008 में। आज तक क्या भाव आ गया? नो। हम्म। समझ रहे हैं? फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, देख रहे हो, अपने लाइफ टाइम लो को भी ब्रेक कर दिया। क्या वो भाव आ रहा है? कितना साल हो चुका? 12 मंथ्स बनाओ, 18 साल हो चुका। अभी 2 साल बाकी है, मतलब माइंड समझ में आ रहा है? आइडिया देखोगे? मंथली में दिखा रहा हूँ। लाइफ टाइम लो ये वाला प्राइस था। फिर उसके बाद में इसने अपने ट्रेंड को चेंज कैसे किया, जरा समझो। कहाँ ट्रेंड चेंज होता? एनीबडी? इसके ऊपर मेरा ट्रेंड चेंज होता, तो मैंने क्या बोला, इसके ऊपर जाए, फिर वापस इसके अंदर आए, मतलब इसके अंदर वापस आए।
ठीक है, तो क्या आया, आ गया। फिर इसके ऊपर अगर चला गया होता तो मेरा ट्रेंड चेंज हो गया होता। क्या समझे? हम्म, आया लेकिन अंदर, लेकिन ऊपर नहीं गया ना। मेरे को इसके ऊपर या इसके ऊपर चाहिए था। समझ में आ रहा है? फिर ये लाइफ टाइम लो को ब्रेक किया कब? 2019 में। अभी कितना साल हो चुका है? 7-8 साल हो चुका। अभी भी नहीं जाएगा ये ऊपर। समझ में आ रहा है? कुछ विजन समझ आ रहा है? कोई और समझना चाहोगे तो यूनिटेक देख लो। मंथली चार्ट स्ट्रेट ऊपर गया और स्ट्रेट रिटर्न आ गया। समझ रहे? स्ट्रेट ऊपर गया और स्ट्रेट रिटर्न आ गया। है ना जी? कितने साल से फंसा है? 2008-9 से फंसा है, 18 साल तो इसको हो गया। तो जो ऐसे ऊपर स्ट्रेट जाके वापिस जिग जैग करके नीचे आ जाए, उसमें पैसा नहीं लगाने का, नहीं लगाने का, पाप चढ़ेगा। मम्मी पापा श्राप दे देंगे। ठीक है? जो अपने लाइफ टाइम आके नीचे आ गया है, ये मत समझना ये पेनी स्टॉक है इसमें पैसा लगा दे। ये मेरे को सबसे पहले समझाना था, इसीलिए हम इस पे 1.5 घंटा बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो लोग कम पैसे का, सस्ते पैसे का शेयर खरीदने का सोचते हैं, फिर पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है? अपने को वो जो 15 पॉइंट का रोल है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो मैं 8 साल के लिए अपने कैपिटल को जीरो कर रहा हूँ। चार चीज का नुकसान कर रहा हूँ। पहला प्रॉफिट, दूसरा पहला कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा अपने टाइम का नुकसान, चौथा अपने कैपिटल का नुकसान, और मेरे कॉन्फिडेंस का नुकसान। चौथा अपने कॉन्फिडेंस का नुकसान, और एक क्या सब पॉइंट बोला था, बताओ तो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गई? इधर तक क्लियर है? और दिमाग ले पाएगा और कुछ समझाएं कि अभी के लिए बंद किया जाए? समझ सकते हैं अभी। अरे वाह भाई, पहली बार। और सब कोई समझ सकते हैं? मैं आगे और पढ़ाऊं? क्योंकि और 3 पॉइंट है अभी इसमें। विशाल बोल रहा है समझ सकते हैं। चेतन, यस दीप गोसाई, पढ़ाऊं? बहुत अच्छे भाई। अभी यस यस। ठीक है, चलो। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द लॉजिक, कि हम लोग रिवर्सल को मंथली में देखेंगे, या 3 मंथ में देखेंगे, या 6 मंथ में देखेंगे, या 12 मंथ में देखेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग लाइन चार्ट सीखे थे अभी। ठीक है? अब इस पॉइंट को लिखो। हायर हाई हायर लो तक समझ में आ गया था ना? हाँ। लोअर हाई लोअर लो भी समझ में आ गया था ना? हाँ। रिवर्सल कैसे होगा वो समझ में आ गया था ना? कि हाँ। ऐसे नीचे जाएगा पहले, फिर इसको ऊपर आने दो, वापिस इस लाइन के अंदर आने दो, और फिर ब्रेक करके जाता है तो ही इसको बाई करो, तभी ये ऐसे करके ऊपर जाएगा। और एल्स इसमें रिकवरी नहीं होता है। इसको हम लोग यू शेप रिकवरी बोलते हैं, क्योंकि ये यू शेप का होता है। ठीक है? ये हम लोग आगे बाद में फाइनल में सीखेंगे, लेकिन पूरा इसी इसी के थ्योरी पे, इसी एक थ्योरी पे पूरा मल्टी बैगर टिका है। इसको भूलना नहीं, नहीं भूलना, कभी जिंदगी में मत भूलना। रिवर्सल कैसे होगा? जो लास्ट स्विंग लगा होगा उसके ऊपर पहले वो आएगा, फिर नीचे जाएगा, और जब इस हाई को ब्रेक करेगा तभी रिवर्सल होगा। भूलना नहीं।
ठीक है। अब देखो, हम आपको रूल सिखाते हैं, ठीक है, कि भैया जो हायर हाई हायर लो लगा है ना, हायर हाई हायर लो लगा है ना, हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं। किससे, किससे और किस रेंज में, किससे और किस रेंज में। सो जो हायर हाई लगा है, आज हम लोग सबसे पहले उसको मार्क करना सीखेंगे। ठीक, जो हायर हाई लगा है, मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको मार्क करना सीखेंगे। ओके, समझ गए, समझ में आया। सो हम्म। सबसे पहले हम लोग किस टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे, हम लोग 12 मंथ के टाइम फ्रेम में मार्क करने का कोशिश करेंगे। 6 मंथ के टाइम फ्रेम में और 3 मंथ के टाइम फ्रेम में मार्क करने का कोशिश करेंगे। ये हमारा आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। किसमें मार्क करने का कोशिश करेंगे, उन स्टॉक्स में मार्क करने का कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी 16 साल 8 महीने या 20-25 साल से मार्केट में लिस्टेड है। विचार, बजाज ऑटो, लिख लो, बजाज ऑटो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लिख रहे हो, रिलायंस, हाँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली, नॉट जस्ट रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और कौन है देखते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है अभी। टिक टिक टिक, देखो 20 साल से कौन लिस्टेड है, रिलायंस लिस्टेड है। तो मैं ड्राइंग खुद हटा देता हूँ, नहीं तो क्या पता आप लोग चोरी से मार्क कर लो। रिलायंस, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, है ना भाई ये सब रजिस्टर्ड, हाँ। 20 साल, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एल&टी, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक। मैं वो स्टॉक्स नहीं बोल रहा हूँ जिसका न्यूज़ मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले तो सबसे पहले लिखना, मैगी कंपनी थी वो, नेस्ले। आईटीसी, कितना स्टॉक्स हो गया बताओ जरा, क्लास में बाद में बात करते हैं। 16। 16, तो 16 श्रृंगार करना चाहेंगे कि 20 श्रृंगार करना चाहेंगे। 17। हाँ। 17 नहीं, 21 श्रृंगार करते हैं। लिखो, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, इंडिगो, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देख लो हो गया है कि नहीं। हो हो गए, हो रखा है। गए। हाँ, तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड। एक चीज कॉमन है ये सारे स्टॉक्स में, कोई बता पाएगा। सन फार्मा तो लिखा ही होगा सबने, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इधर सेंसेक्स और निफ्टी 50, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम
21 हो गया ना। हम्म। हम्म। हम 2 में दिखाएंगे, 19 आपको करना है। हम्म। समझ में आया? हाँ। देखो, जो ये हायर, ओहो, जो ये हायर हाई हायर लो, हम्म, हम लोग मार्क करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग हाईज मार्क करेंगे। अभी हम लोग और क्या देखेंगे, लेफ्ट से मार्क करते हुए जाएंगे। लेफ्ट पोर्शन में 2008, 2002, 2000 के साल में कौन सा हाईएस्ट पोजीशन था, पहले उसको मार्क कर दिया। जैसे सपोज करो ये मार्क कर दिया, हाईएस्ट भाव दिखा रहा है। कौन से ग्राफ में कर रहा हूं, पहले 12 मंथ में कर रहा हूं। ठीक है, 12 मंथ में पहले आप लोग करना। जैसे ये लगा दिया हाईएस्ट भाव अपसाइड का। इसके बाद में दूसरा हाईएस्ट भाव कहाँ लगता, यहाँ लगता, राइट, 112 रुपए पे। तो अब जो एक हाईएस्ट भाव और दूसरे हाईएस्ट भाव के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट शुड बी एटलीस्ट 25 to 30%। 30 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 25 से कम मत रखना। समझ में आया? एक हाई से दूसरे हाई के बीच का डिफरेंस शुड बी 25% प्लस। ठीक है, 30% प्लस, 25 से 30% प्लस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 80 रुपए और यहाँ पे कितना है, 112 रुपये। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, नापो, 40%, है ना। तो टॉप से कितना है वो ज्यादा नापना देखना, ऊपर से नीचे वाले का डिफरेंस देखना। ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने ये वाला हाईएस्ट पॉइंट नापा 12 मंथ के चार्ट में, और ये वाला हाईएस्ट पॉइंट नापा मैंने 12 मंथ के चार्ट में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने नापा, विच इज अराउंड 28%। तो ऑलमोस्ट 25 से 30 के रेंज में मेरा है ना। सो ये वाला भाव रेजिस्टेंस का काम हमेशा करता रहेगा, ये वाला भाव सपोर्ट का काम हमेशा करता रहेगा। सो हम लोग ये हायर हाई हायर लो में जब सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट मार्क करेंगे और इससे दूसरे हाईएस्ट पॉइंट का टॉप टू बॉटम वाला डिफरेंस अगर 25 से 30% होगा, तो अगर ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है तो इस भाव में आके सपोर्ट लेगा। समझ में आया? ये एक सिंपल थ्योरी बोल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो अभी तक बताया नहीं है। तो हम पहले मार्किंग सिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट सिंपल मैथमेटिक्स में तो स्मार्ट बन जाओ। ठीक है, अब इससे इसका डिफरेंस इज टू मच, राइट। तो हम इसके मिड पॉइंट का कुछ लेने का सोचेंगे, लेकिन हमको एजम्पशंस पे नहीं लगाना लाइन। सिर्फ 12 मंथ के ग्राफ में जो हमको वैलिड दिखाई देता है हमको वो लगाना है। लाइन चार्ट में हाईएस्ट पॉइंट्स कंसिडर करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इसी हाईएस्ट पॉइंट के आसपास में कोई दूसरा हाईएस्ट पॉइंट मिलता है जो कि 5-10% ऊपर हो, जैसे कि यहाँ पे दिखेगा इतना 3% ऊपर है खाली, है ना, तो मैं उसमें कोई ड्राइंग नहीं करूंगा। क्लियर है? इट शुड बी 30% एटलीस्ट, तभी वो मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट का काम करेगा। और एल्स मेरे लिए यही वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो लेफ्टेस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, चाहे हाई ऐसा ऐसा लगा हो, ठीक है, लेकिन जो लेफ्टेस्ट पॉइंट है मेरे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम उठा के यहाँ कब लेके जाएंगे वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग यहाँ का लगाओगे। ओके, समझ में आया? सबको क्लियर है? 12 मंथ का चार्ट है, आपको 12 मंथ में नहीं लगाना तो मत भेजना चार्ट। कोई और स्टॉक में लगा के दिखाओ। जैसे इंडिगो में क्या दिखा रहा है कि अगर मैं लेफ्ट मोस्ट पोर्शन में, मतलब स्टॉक के ग्राफ को ऐसे क्लिक करके लेफ्ट मोस्ट पोर्शन पे गया होता, तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट होता।
इसके ऊपर में मेरे को और कोई पॉइंट मिला ही नहीं, तो शायद मेरे को यही पॉइंट मिला होता। इन दोनों के बीच में 40-30% का 25% का डिफरेंस है, तो सो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस है और मेरे लिए ये सपोर्ट है। मैंने अपने आप को सिंपल, आपको बहुत सिंपल होमवर्क दिया है। इसमें हम लोग धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ट्विक्स करते रहेंगे। समझ में आया? एक रिलायंस और दिखा देते। सो रिलायंस की चार्ट में रिमूव ड्राइंग्स देखो, लेफ्टेस्ट पोर्शन में गया। लेफ्टेस्ट पोर्शन मतलब एकदम लास्ट लेफ्ट में, स्टार्टिंग टू में गया, तो हाईएस्ट पॉइंट ये था, है कि नहीं? समझ आ रहा है? हम्म। फिर उसके बाद में इससे ऊपर गया था स्टॉक, तो यहाँ से देखो कितना परसेंट नीचे आया है। ये टूल कहाँ से मैंने नापा? यहाँ गया, देखो डेट एंड प्राइस रेंज। सो ये क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक क्लिक करके नीचे ड्रैग किया। सो 47% का डिफरेंस है। सो मेरे लिए दूसरा हाई पॉइंट ये है। तीसरा हाई पॉइंट मेरे लिए क्या होता कि इससे ये वाला पॉइंट का डिफरेंस 30-40% है, 25-30% है, हाँ है। मेरे लिए दूसरा हाईएस्ट पॉइंट ये होता। फिर उसके बाद क्या होता? सीधा ये होता, राइट। उसके बाद क्या है? सिर्फ ये होता या ये होता, ठीक। अब मैं नाप लूंगा क्या कि इससे इसके बीच का डिफरेंस 30-40% है? नहीं। 30-25% है? नहीं। मेरे लिए रेजिस्टेंस है ही नहीं। मैं ये ड्राइंग बनाऊंगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? हेलो? हाँ। हाँ क्लियर। ये पहले अपना आई ट्रेनिंग का सबसे पहला चीज हम लोग कर रहे हैं। इस पे अभी मत अपना उंगली करना। पहले मेरे को बस इतना समझा दो कि आप लोग नाप पा रहे हो कि नहीं नाप पा रहे हो। आप लोग अगर नाप पाओगे तब फिर आप 6 मंथ भी समझ जाओगे, 3 मंथ भी समझ जाओगे, मंथली भी समझ जाओगे, वीकली भी समझ जाओगे, डेली भी समझ जाओगे। लेकिन पहले लेफ्ट से स्टार्ट करके एकदम अपने स्क्रीन को लेफ्ट लेके जाना, लाइन चार्ट में रखना, और फिर ये नापना। क्योंकि मैंने भी ऐसे सीखा है। यहाँ क्या है जरा देखिए। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एक तो सामने सामने ये दिखाई देता है। और क्या है? एकदम लेफ्ट में जाएंगे तो क्या ये दिखता है? 4 रुपया। फिर इसके ऊपर 4 के ऊपर 11 रुपया। लेकिन ये छोटा मोटा है, छोड़ दो। ये दिख रहा होगा 87। फिर और ऊपर चला गया तो 993। 12 मंथ में। या ये वाला अगर आप नाप के बताओगे कि हाँ भाई इसमें 28 से 30% है, 25 से 30% है, सो मैं ये वाला मानने तैयार हूँ। आप अगर ये वाला नाप के बताओगे 170 से 117, 30% है, ऊपर से नीचे गिरेगा तो हाँ है, तो मैं ये मानने तैयार हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोला? तो ये हम्म। सारे पॉइंट्स मैं मान सकता हूँ। पहले 12 मंथ में बनाओ, एक टाइम फ्रेम में इसको बनाओ, सिर्फ 12 मंथ। ट्रेडिंग व्यू मेरे लिए काम का है। ट्रेडिंग व्यू अगर काम नहीं दे तो सबको अपने अपने ब्रोकर जीरोधा स्टॉक्स एंजल के पास जाना और 12 मंथ का ग्राफ कहाँ मिलेगा तो वो करके आना। एक इंसान को यहाँ पे थोड़ा सा अभी कम नॉलेज है, तो हम समीक्षा जी को ये प्रिविलेज देते हैं कि आप मंथली का ग्राफ में बनाओ। आप 3 मंथ 12 मंथ का बन गया, मैंने बना लिया। सब में। नहीं मतलब वहां 12 मंथ पे का। नहीं है ना, जीरोधा में नहीं है ऑप्शन, बट मैंने कर लिया उसको कन्वर्ट। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ तो सबको इस विरोधा अगर चलाते हो तो उसके ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट कर लोगे ना? क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। तो 12 मंथ में बनाओ। ये फालतू होमवर्क है, आपको लगेगा फालतू होमवर्क है, पर प्लीज बनाइए। आप इससे चार्ट को लेफ्ट ले जाना सीखोगे, राइट ले जाना सीखोगे, ड्राइंग बनाना सीखोगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगाना सीखोगे। ठीक है। आई होप हम यहाँ जान रहे हैं कि लोग जो है वो लोग इतना सब तो कर पाते होंगे, है कि नहीं? सबको आता है ना चार्ट में ड्राइंग व्राइंग बनाना लगाना, ये सब कुछ तो आता है कि नहीं आता है? थोड़ा बहुत हो जाएगा शायद। हाँ तो ये कैसे है कि यहाँ पे जाना है
और हाँ, वो हॉरिजॉन्टल मैंने देख लाइन लिया। सिलेक्ट करना है और वो लगा हाँ, देना है। वो कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, और नापने के लिए यहाँ जाना है वो और देख लिया, डेट हाँ। एंड प्राइस रेंज यूज करना है, नीचे ले जाना है। ठीक है। हाँ। 30-30% क्यों नापना है, तो उसको हम बता देते हैं। किसी भी स्टॉक में फॉल जो है वो 3 बार में आता है। 33%, छाछठ हाँ। परसेंट 99%। हाँ। ठीक है। सो इसीलिए 30% इम्पॉर्टेंट है। हर स्टॉक जो गिरता है 30% गिरता है और वापस चला जाता है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाएंगे, एकदम फुर्सत में दिखाएंगे। लेकिन आज अपने आप को ज्यादा लोड मत दो। आज सीखो, ड्राइंग बनाओ। ठीक है। ये हम बता दे रहे हैं, पहले से ही बता दे रहे हैं कि ये जो 12 मंथ वाला है ये टट्टी होमवर्क है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। हमको भी घिस घिस के 1 हफ्ता तक मेरा टीचर बोलता रहा कि नहीं करके आओगे तो होमवर्क कुछ नहीं सिखाएंगे। तो हम भी किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे। इसीलिए कृपया करके कल 7-8 बजे शाम तक, अभी से आपके पास 16 घंटा है, तो एटलीस्ट हम ये 7 आदमी से तो उम्मीद कर 5 आदमी 6 आदमी जो हो उनसे तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि उन लोग होमवर्क करके देगा। नहीं करके देगा तो क्या फायदा। ठीक है। जी। सेंड कहाँ करना है उन्हें? सेंड आप इंस्टाग्राम पे कर दो। ठीक है। या आप सेंड लोग कैसे 5-6 जन करोगे? हो तो आप मेरा नंबर लिख लो, चलो। इस नंबर पे कल शाम को 7 बजे तक भेज देना। ठीक है। ठीक। 21 चार्ट है, सब में 2-2 5-5 मिनट लगेगा, 15-20-30 मिनट का होमवर्क है। प्लीज करके भेजना। और ये बेकार होमवर्क है, इसके बाद जो होमवर्क मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपने क्या क्या सीखा, एक बार रिकैप करवा देते हैं। कि ऊपर जाने वाले स्टॉक में इसको हायर हाई हायर हाई हायर हाई कहते हैं। इसको हायर लो हायर लो हायर लो कहते हैं। पहले वाले को सिर्फ हाई कहते हैं, पहले वाले को खाली लो कहते हैं। मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होता है, जब लास्ट वाला सेक्शन से जब प्राइस भागा हो, अगर वो ब्रेक होके नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, तब से मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है। तो और मार्केट हमेशा इसी चीज को फॉलो करता रहता है। ठीक है। आप अभी तक ये सिखाए हो, ये चीज सीखे हो। अभी आने वाले 3 दिन 4 दिन तक आप सिर्फ इस चार्ट्स को सीखोगे। डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में क्या डिफरेंसेस है, कि किस चार्ट में कहाँ रेजिस्टेंस लगाना है, कहाँ सपोर्ट लगाना है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। लेकिन ये जब एक बार सीख लोगे तो जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं दिखोगे कि हाय रब्बा, मैंने क्या सीख लिया था। 5 दिन लगेगा। 5 दिन के बाद में आपके बोले हुए भाव से आपका स्टॉक आपको एंट्री देने के लिए आएगा। आप उसमें अपने भाव के अलावा कभी एंट्री नहीं लेने का सोचोगे। आपके भाव पे आएगा, आपको मौका मिलेगा, तब आप एंट्री करना, नहीं मिले तो मत करना। ये वाला जो क्रॉस बना रहे हैं, इसका नाम क्या है? किसका क्रॉस? जिससे मेजर कर रहे हैं 30% नीचे जाएगा, वो वाला टूल मुझे वहां मिला नहीं, मुझे उसका नाम ये बता डेट एंड दीजिएगा। प्राइस रेंज। प्राइस रेंज ठीक भी है। करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। ये इधर है, फिबोनाची के नीचे में मिलता है। हाँ, बट उसमें ऐसा नहीं है ना, मतलब उसमें ये ऑप्शन ही फोरकास्टिंग, नहीं है। पर मैं ढूंढ लूंगी अगर हो पाएगा। फोरकास्टिंग डेट एंड प्राइस रेंज वहां आ जाएगा। जीरोधा ठीक में है। ऊपर नीचे ये सारा सर्च करना, इसमें आएगा डेट एंड प्राइस रेंज, ये रहा। ठीक है। ठीक तो है। चलें, आज की क्लास को ख़त्म करें। थोड़ा सा हम लेट हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी आज आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू भाई। ठीक है। चलें, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर कमिंग। हर दिन उसी लिंक से क्लास ज्वाइन करना है ना? क्या? हाँ, अभी वही लिंक चलेगा। जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, परेशान कर रहे होंगे, तो जो लोग थोड़े से वो होते हैं ना स्क्रूटनी वाले के, उनको हटा देना चाहिए, उनको हटा हाँ। देंगे फिर। नया लिंक जनरेट करके दे देंगे, वो अपने आप ही साइड हो जाएंगे।
जो नॉट सो सीरियस लोग रहेंगे वो लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे।